बख्त किस्त नंबर 30। उमर हयात के घर का लॉन खाली खाली सा था, खामोश वीरान सा। नीले सोफ़े लॉन में बिछे हुए थे। उन्हीं में से एक सोफ़े पे हाले पैर ऊपर किए बैठी थी। उसकी आंखें खाली थी, दूर कहीं खला में तकती आंखें। उसके हाथ में कॉफ़ी का मग था, लेकिन वो कॉफ़ी पी नहीं रही थी। उसी वक्त दाखिली दरवाजे से उमर की गाड़ी अंदर दाखिल हुई। चाबी उस्मान की जानिब उछालता वो हाले को देखता आगे बढ़ा। वो जब जब उसे देखता था उसे अपने अंदर सुकून उतरता महसूस होता है। हाले सुल्तान उमर हयात का पसंदीदा नज़ारा थी। वो उसके करीब आकर रुका, हाले को देखकर मुस्कुराया। हाले ने गर्दन नहीं मोड़ी, वो अब भी गर्दन मोड़े पौधों को देखती रही। उमर ने उसके हाथ से कॉफ़ी का मग ले लिया। उसकी बची हुई कॉफ़ी और चाय पीने की आदत होती जा रही थी। क्या हुआ सरकार, आज क्या गुनाह हो गया मुझसे? वो कुछ शरारती अंदाज में कहता, उसके साथ कुर्सी खींच कर बैठा। मेरे को मुंज ठंडी पई है, वो हल्की आवाज़ में बोली। उमर ने नासमझी से उसको देखा। उसे 11 ज़बानों पे अबूर हासिल था, लेकिन वो इस ज़बान से अनजान था। उमर ने बाकायदा उन 11 ज़बानों पे लानत भेजी। क्या कहा आपने? वो गला खनखार कर पूछ बैठा। हाले ने जवाब नहीं दिया, वो बस उसी तरह बैठी रही। मुझे कुछ रकम चाहिए, वो सपाट अंदाज में बोली। कितनी? 3 लाख, बीवी की हैसियत से या उधार? हाले ने अब के गर्दन उसकी जानिब मोड़ दी। मुझे एक साड़ी पसंद आई है, लेकिन मेरे पास रकम नहीं थी। तुम मेरे जेवर रख लो और उनके अवज़ मुझे कुछ रकम दे दो। उमर ने संजीदगी से उसे देखा। ओके, हम कल साथ चलकर वो साड़ी ले आएंगे। इसमें ऐसा क्या मसला है? आप इसलिए उदास थी? हाले का चेहरा खिल उठा। अब उसे उमर की बातों पर एतबार आ जाया करता था। क्या वाकई हम ले आएंगे ना? वो किसी 5 साल के बच्चे की तरह पूछ रही थी। उमर ने मुस्कुराकर इस बात में सर हिलाया। हाले की सारी कल्फत ज़ायल होने लगी। ये शख्स अगर एक तसल्ली दे देता था तो उससे सारे मसाइल हल होते नज़र आते थे। तुम यही बैठो, मैं आती हूँ, वो मुस्कुराते हुए कहती हुई अंदर की जानिब चली गई। थोड़ी देर बाद वो वापस आई तो उसके हाथ में एक छोटा सा डब्बा था, गिफ्ट पेपर में लिपटा हुआ। उसने डब्बा उमर के आगे किया। उमर मुतअज्जिब सा उसको खोल कर देखने लगा। गिफ्ट पेपर उतरा, डब्बा खुला, अंदर से एक परफ्यूम की शीशी निकली। वो बेख्तियार मुस्कुराया, फिर हाले को देखा। वो उसी तरह मुस्कुराते हुए उसे देख रही थी। उमर ने उसको देखते हुए शीशी का ढक्कन उतारा, फिर हल्का सा स्प्रे हाले के ऊपर किया। वो बदक कर दूर हटी। अल्लाह अल्लाह, ये जेंट्स परफ्यूम है। अल्लाह अल्लाह, मुझे मेरी खुशबू में ज़्यादा अच्छी लगती है वो उसी के अंदाज में बोला तो हाले गर्दन पीछे फेंक के खिलखिला कर हंस दी। उमर उसे देखता रहा, फिर यकायक मनाजिर तब्दील हुए। वो कई साल पीछे चला गया। हवन में रहते हुए उसे एक अरसा गुजर चुका था। आज वो 18 साला उम्र नहीं था, अब वो 23 बरस का हो चुका था। उसकी उठान दराज और मजबूत थी, आंखें ज़हीन के साथ साथ संजीदा भी हो गई थी। और हेवन का अकाउंटेंट था। मुख्तलिफ जॉब्स वो अब भी करता था। वो अपने छोटे से ऑफिस में बैठा मुख्तलिफ फाइल्स की वर्करदानी में मसरूफ़ था। यहाँ से चंद किलोमीटर दूर अस्पताल के रूम में खड़े मिराज सुल्तान के चेहरे पे हवाइयाँ उड़ रही थी। वजह थी हाले सुल्तान की बिगड़ती हालत। उससे बहुत बुरा टाइफाइड हुआ था। 3 माह के बुखार ने उसकी सारी तवानाई और खून खुश्क कर छोड़ा था। उसे ब्लड की सख्त ज़रूरत थी और शहर में कर्फ्यू लगा था। ये वो दौर था जब कराची में आए दिन कत्लो गारत गई होती थी। दिन दहाड़े डाके पड़ते थे और हर आए दिन बंद करो कराची का हुक्म सादिर हुआ करता था। मिराज, क्या हुआ? कुछ बंदोबस्त हुआ खून का? अपने पीछे से आती यूसुफ सुल्तान की आवाज़ पे उन्होंने बेबसी से नफ़ी में सर हिलाया। 2 लोग आने को तैयार थे बाबा, लेकिन सूरत हाल के बायस आ नहीं पाए। वो मुसलसल किसी को कॉल मिला रहे थे। उस वहाज की बेटी को क्यों नहीं बुलवाते? क्या पता अपने बाप की बजाय माँ का खून लिया हो, वो बेजारी से कह रहे थे। मिराज के ज़हन में एक धमाका सवा। उनकी उंगलियां अब चौकीदार का नंबर मिला रही थी। दूसरी तरफ अपने ऑफिस में काम करते उमर का मोबाइल थरथराया। उसने मोबाइल नंबर देखकर मुस्कुराते हुए कॉल अटेंड की। तुम्हारा ब्लड ग्रुप क्या है? उन्होंने छूटते ही परेशानी से इस्तफसार किया। ओ नेगेटिव क्यों? मेरी बेटी को तुम्हारा खून चाहिए उमर, वो बीमार है। आपने मेरा खून कम चूसा है जो आपकी बेटी भी मैदान में आ गई? उसने फाइल्स पे झुके हुए तंज किया था। उमर, मेरी बेटी बीमार है, उन्होंने लफ्ज़ों पे जोर दिया। अब कि वो फाइल बंद करके संजीदगी से उठ खड़ा हुआ। अस्पताल कौन सा है? उसने बस यही सवाल किया था। अगले 1 घंटे में उसका बेड हाले सुल्तान के बेड के बराबर लगा था। उसके बाजू में सिरिंज लगी थी और खून कतरा कतरा उसके जिस्म से निकलता थैली में जमा होता जा रहा था। उसी थैली से निकलती एक और सिरिंज 17-18 साल हाले के बाजू में लगी थी। वो सो रही थी। उसकी आंखों के नीचे गहरे हल्के थे, गोरी गुलाबी रंगत में जर्दियाँ घुली थी।
उमर ने नगीन की तस्वीर देख रखी थी और उस वक्त पिछले आधे घंटे से वो बस महव कर उसे तक रहा था। उसे बस अकीदत महसूस हो रही थी। वो बिल्कुल उसकी माँ के जैसी थी। डॉक्टर शायद बाहर कहीं थे। उमर ने करवट बदल ली। यहाँ से वो मुकम्मल नज़र आती थी। 23 साल उम्र की हाले से दूसरी मुलाकात थी और आज उसकी नज़र में अकीदत थी। हाले की आंखें बंद थी। उमर को ना जाने क्यों शदीद ख्वाहिश हुई काश वो इन आंखों में देख पाता। दफतन एक आहट हुई। वो चौंक कर सीधा होकर लेट गया। मिराज सुल्तान ने उसकी हरकत नोट की थी। वो खामोशी से आया और उसके करीब बेड पे बैठ गया। मैं तुम्हारा यह एहसान कभी नहीं भूलूंगा उमर, तुम आज मुझे पहले से ज़्यादा अजीज़ हो गए हो। मिराज उसको देखते हुए कह रहे थे। उमर ने महज इस बात में सर हिला दिया। मेरी बेटी बहुत बावकार है। वो एक दिन तुम्हारा ये एहसान खुद उतारेगी। उमर ने बस मुस्कुराकर उसको देखा। ये लड़की क्या एहसान उतारेगी। मिराज बाहर चले गए। उमर एक बार फिर करवट के बल लेट गया। अब वो एक बार फिर उसे देख रहा था मुकम्मल यकसुई के साथ। दरवाजे की ओट में खड़े मिराज ने मुस्कुराकर सर झटका था। आज हाल में वो उसके सामने खड़ी थी, हंसती हुई खिलखिलाती हुई। वो उमर का पसंदीदा नज़ारा थी, इसमें कोई शक नहीं था। वैसे ये शानों को किस खुशी में छुट्टी दे दी आपने। उसने बात बदली तो हाले ने उसको देखा। क्योंकि मुझे तुम शानों के रूप में ज़्यादा अच्छे लगते हो। मुस्कुराहट दबाकर बोली। साफ साफ कहिए ना, अपने चटोरेपन की वजह से छुट्टी दी है। तुम भी साफ साफ कहो ना कि उसे छुट्टी करने से नहीं, उसे पूरी तनख्वाह देने से जान जा रही है। वो भी हिसाब बेबाक कर गई। अगर आपने मेरी जान ना बचाई होती तो देख लेता आपको। वो खफकी से बोला। ओह, मैं तो डर गई। देखो मेरे हाथ कांप रहे हैं। वो उस अंदाज से बोली कि दोनों एक साथ हंस दिए। ऊंचा बंगला मुस्कुराकर उन्हें देखता रहा। रेस्टोरेंट में जर्द बत्तियां रोशन थी। ऊंचे लंबे सतूनों और शाही मेज़ों वाला रेस्टोरेंट उस वक्त मध्यम मौसीकी के ज़ेर असर था। कोने वाली मेज़ की तरफ जाओ तो सफ़ीर सुल्तान सुरमई डिनर सूट में मलबूस था। उसके सामने वाली कुर्सी पे मेहरमा बैठी थी, गहरे गुलाबी रंग के सिल्क के जोड़े में मलबूस। उसके भूरे बाल जोड़े में गुंदे थे, कानों में डायमंड इयररिंग्स और हल्का फुल्का मेकअप। वह हकीकतन खूबसूरत लग रही थी। बेटे ने आकर खाना सर्व किया। सफ़ीर मेहरमा को देखते हुए खाता रहा। तुम क्यों नहीं खा रही। उसने उसको ना खाते हुए देख हाथ रोक लिया था। मूड नहीं, वो बेजारी से बोली। सफ़ीर चल लम्हा उसको देखता रहा, फिर उसका मेज़ पे धरा हाथ अपने हाथ में लिया। महर ने सांस तक रोक ली। उसकी भूरी आंखों में उस वक्त हैरत थी। आई एम सॉरी, जो कुछ भी मैंने किया, मैं इस सब की तलाफ़ी करना चाहता हूँ। उसने ठहर ठहर कर सारे लफ्ज़ अदा किए। मैं तुमसे मोहब्बत नहीं करता, शायद कभी कर भी ना सकूँ। महर ने हाथ छुड़ाना चाहा। सफ़ीर ने गिरफ्त सख्त कर दी। मैंने हाले से मोहब्बत की है, बेहद बेतहाशा मोहब्बत। वो संजीदगी से कह रहा था। महर की आंखें ज़ख्मी होने लगी। उसके दिल में ठेस सी उठी। वो मुझे नहीं मिली और तुम मुझे मिल गए। मैं तुम्हारे और अपने रिश्ते को एक चांस देना चाहता हूँ। वो मुस्कुराया था। महरमा का दिल रुक गया। आसपास फैली मौसीकी रुक गई। उसे लगा सारी दुनिया एक पल को रुक गई। वो शाकी आंखों से उसे देखे गई। मैं तुम्हारे साथ एक नई ज़िंदगी शुरू करना चाहता हूँ। मैं तुमसे मोहब्बत करना चाहता हूँ, भूरी आंखों वाला मर्द कह रहा था और उसके सामने बैठी लड़की सांस रोक के उसे सुन रही थी। कितने साल उसने इन अल्फाजों का इंतज़ार किया था। देखिए, मेरी एक शर्त है। लम्हात की फसूखेज़ी छनाके से टूट गई। महर के हाथ पे उसकी गिरफ्त जज्बात से आरी हो गई। मुझे हाले की तलाक चाहिए, वो उसकी आंखों में देखकर बोला। महर के चेहरे पे कोई तासुर ना आया। मुझे वो टूटी हुई मुफलिस हाल और बर्बाद चाहिए। मैं चाहता हूँ वो रोए। उसकी वो जो उठी हुई गर्दन है, मैं उसे झुकाना चाहता हूँ। उसकी आंखों का गुरूर, उसका जाम तोड़ना चाहता हूँ। उसकी लहजे में नफ़रत थी, आंखों से चिंगारियाँ निकल रही थी। अगर तुम मेरे लिए ये कर सकती हो तो मैं तुम्हारे साथ एक नई ज़िंदगी गुजारूँगा, तुम्हें तुम्हारे सारे हक दूँगा और शायद मोहब्बत भी। वो बोलकर खामोश हुआ। फिर महर के कुछ कहने का इंतज़ार करने लगा। महर चंद सानियों से ठंडी नज़रों से देखती रही। आपको क्यों ऐसा लगता है कि मैं ऐसा कुछ भी कर सकती हूँ और करूँगी भी। उसका लहजा बेबाक था। ये कोई आम मियाँ बीवी की गुफ्तगू नहीं थी, ये कारोबारी डील लग रही थी। सफ़ीर महजूज हुआ। ओहो महर, डोंट प्रिटेंड टू बी इनोसेंट। उसने नाक से मक्खी उड़ाए। तुम्हें मुझसे ज़्यादा कोई नहीं जानता। तुम सारी ज़िंदगी उसे एक्सप्लॉइट करती रही हो। सारी ज़िंदगी उसने अपनी मर्ज़ी के फ़ैसले करवाए, उससे अपनी मर्ज़ी के फ़ैसले करवाए। वो तुम्हारे अप्रूवल के लिए कुछ भी कर सकती है। उसे कभी अपनी माँ का वो प्यार नहीं मिला। वो तुम्हारे मामले में नीडी और डेस्परेट है। वो तुम्हें ना नहीं कह सकती। वो बोल रहा था और महर उसको सुनती रही। हर इंसान किसी न किसी ताल्लुक़ या शख्स के मामले में लालची, नीडी और डेस्परेट सा होता है। हाले तुम्हारे मामले में ऐसी है क्योंकि तुम उसके लिए बहन नहीं, माँ जैसी हो और तुमने हमेशा इस बात का फ़ायदा उठाया। सारी ज़िंदगी तुमने ये सब अपने लिए किया, अब एक बार मेरे लिए करो। उसने बात ख़त्म करते हुए पानी का गिलास मुँह से लगाया। महरमा कुछ नहीं बोली।
सफ़ीर जानता था वो राज़ी हो चुकी है। महरमा को सफ़ीर से ज़्यादा कोई नहीं जानता था। वो पेपर देकर यूनिवर्सिटी से बाहर निकली तो उसे अपने सामने उमर हयात खड़ा नजर आया। वो मुस्कुरा रहा था। हाले उसको देखकर मुस्कुराई। तत्फतन वो अपने पीछे से आती आवाज़ पे वो ठटकी थी। पहले हारून, फिर सफ़ीर और अब ये एएसपी। आह हाले, तुम मर्दों के मामले में कितनी अच्छी हो ना। ये आवाज़ सोनिया और उसकी कुछ चेलों की थी। उसकी क्लासमेट और हरीफ। वो इसी तरह के जुमले यूनिवर्सिटी में सुनती रहती थी, लेकिन कुछ कहती नहीं थी। शायद उसे अपना आप सारी यूनिवर्सिटी के सामने कमज़ोर लगा करता था। उसने एक नज़र सामने खड़े उमर को देखा। उसकी आंखें, उसका वजूद, वो पूरा का पूरा ढाढ़स था। वो अगर उसके साथ खड़ा रहता तो हाले सारी दुनिया से लड़ सकती थी। वो मुड़ी, अपने पीछे खड़ी लड़कियों के टोले को देखा। पहले सिगरेट, फिर शराब और अब ड्रग्स। हाँ सोनिया, तुम नशे के मामले में कितनी अच्छी हो ना। सामने खड़ी लड़की का चेहरा लम्हे भर में धुआं धुआं हुआ था। अब के वो दूसरी लड़की की तरफ इशारा किया। पहले प्रोफेसर अकरम, फिर प्रोफेसर जमाल और फिर प्रिंसिपल रेहान खान तक। आह कश्यप, तुम टॉप करने के मामले में कितनी अच्छी हो ना। क्या लगता है मैं नहीं जानती तुम उनके ऑफिस में क्या क्या करती रही हो। वो आंखें पटपटाते हुए मासूमियत से कह रही थी। आहान से उस लड़की के गाल सुर्ख हुए थे। एकदम सोनिया आगे बढ़ी और हाले को थप्पड़ मारना चाहा, लेकिन अगले ही लम्हे एक ज़ोरदार थप्पड़ पड़ने से लड़खड़ा कर गिर पड़ी। हाले के पीछे खड़ी लैल अब अपने हाथों से नादीदा गर्द साफ कर रही थी, जैसे कह रही हो खस कम जहाँ पाक। उन दोनों ने एक दूसरे को देखा और हंस पड़ी। उनसे ज़रा फासले पे खड़ा उमर हयात भी हंस दिया। वो लड़की अब नीचे गिरी, बकझक रही थी। उसकी चेलियाँ उसे उठा रही थी। हाले उमर की जानिब बढ़ाई। थोड़ी देर बाद वो तीनों हारून के अस्पताल वाले कमरे के बाहर खड़े थे। 2 गार्ड अब भी बाहर पहरा दे रहे थे। वो तीनों अंदर जाने लगे जब उनमें से एक गार्ड ने उमर के सीने पे हाथ रखकर उसे अंदर जाने से रोका। आप नहीं जा सकते, आपका आईडी कंफर्म नहीं है। करख्त चेहरे और बड़ी मूंछों वाला गार्ड उससे कह रहा था। लैल अंदर चली गई थी। हाले मुस्कुराहट दबाए उसके साथ खड़ी थी। तुम अब मुझे रोकोगे? मेरी आईडी सारा शहर जानता है, तो दिमाग ना घुमाओ। वो बेजारी से कहता अंदर जाने लगा। अब के उन दोनों गार्ड्स ने उसको बाजू से पकड़ लिया था। उमर ने अगले ही लम्हे खुद को झटका देकर छुड़वाया और यहाँ झगड़ा नहीं कर सकता था। तभी मदद तलब नज़रों से हाले को देखा। अगर डिनर में अपने हाथ का चाइनीज़ खिलवाओगे तो कुछ सोच सकती हूँ, वो उसके करीब खड़ी आहिस्ता आवाज़ में कह रही थी। उमर ने उसको खफकी से देखा। पुलिस वाला मैं हूँ और आप मुझसे रिश्वत मांग रही हैं। वो गार्ड्स की मौजूदगी के बायस धीमी आवाज़ में बात कर रहा था। खड़े रहो यहीं और अपना आईडी कंफर्म करवाओ। वो तमकनत से आगे बढ़ने लगी। जब अपने अकब से आती उमर की मंजूर है कि आवाज़ पे रुकी, फिर एड़ियों के बल घूमकर उसको देखा। शौहर है मेरा, अंदर आने दो। वो उमर के चेहरे को देखती मुस्कुराते हुए बोली। वो मुंह फुलाए खफा खफा सा अंदर चला गया। पीछे गार्ड्स आपस में सरगोशी करने लगे। हाले मैडम ने हमें अपने ही शौहर को अंदर जाने से रोकने का क्यों कहा? दूसरा गार्ड जवाब में कुछ कह रहा था। अंदर जाओ तो हारून अस्पताल के तकियों की मदद से कमर सीधी किए नीम दराज था। वो अब काफ़ी बेहतर था। चेहरे के दाग मंदमिल होने लगे थे, जख्म भर रहे थे। उसका सांवला चेहरा अपने दोस्तों को देखकर खिल उठा था। कमरे में बैठने के लिए कोई कुर्सी, कोई सोफ़ा नहीं था। ये विजिटर्स के लिए इशारा था कि यहाँ ज़्यादा देर ना बैठा जाए। वो तीनों हारून के दाएं बाएं खड़े थे। लैल के हाथ में एक फूल था। हारून ने मुस्कुराते हुए वो फूल लेने को हाथ बढ़ाया। लैल ने उसके बड़े हुए हाथ पे चपत रसीद की। तुम्हारे लिए नहीं है, ये मेरे हसीन रेशमी बालों के लिए। कहते हुए उसने फूल अपने छोटे बालों में अटकाया। सांवला चेहरा दमक रहा था। हारून ने खफकी से हाथ पीछे कर लिया। अब ज़रा सर को भी क्या सारे बेड पे फैल कर बैठे हुए हो? अब ज़रा सिर को भी क्या सारे बेड पे फैल कर बैठे हो? ये उमर था जो उसकी टांगों को समेट रहा था। हारून जल्दी से ज़रा सा पीछे हुआ, टांगें समेट कर सिमट कर बैठ गया। हाले और उमर उस बची हुई जगह पे बैठ गए। लैल उसके टूटे हुए बाजू वाली साइड पे बैठ गई। अब मनाजिर कुछ इस तरह के थे कि हारून सुकड़ा सिमटा हुआ सा नीम दराज कम बैठा हुआ था। उमर उसके पैरों के करीब दाएं जानिब और हाले बाएं जानिब। लैल उसके कंधे के बिल्कुल साथ जुड़कर बैठी थी। हाँ भाई, फिर कैसा रहा सब? बच गए? कैसे बच गए तुम? सवाल करने वाली लैल थी। अभी वो कुछ जवाब देता कि याद है लैल, वो हमारा यूनिफेलो अमान, उसका भी तो ऐसा ही एक्सीडेंट हुआ था ना। कैसे तड़प तड़प कर मरा था बेचारा। वो अफसोस से कह रहा था और उनके चेहरे पे साया सा लहराया। लैल उसकी तायद कर रही थी। मेरा केस इतना क्रिटिकल नहीं था, बस बाजू टूटा है। मेरा केस इतना क्रिटिकल नहीं था, बस बाजू टूटा और सर में कुछ चोटें आई है। वो बदिक्कत बोल सका। मैं तो बच गया हूँ। उसने सबको यकीन दिलाना चाहा। अब के हाले की बारी थी।
वैसे हारी, तुम्हें याद है वो जो मलाइका थी हमारी कॉलेज फेलो, वो सोचते हुए कह रही थी उस बेचारी का ऑपरेशन भी तो कामयाब हो गया था ना, लेकिन फिर ऑपरेशन के 15वें दिन बेचारी मर गई। वैसे कल हारून के ऑपरेशन का भी 15वां दिन है ना, उमर ने लुकमा दिया। हारून का गला खुश्क होने लगा। उसने मदद तलब नज़रों से गर्दन मोड़कर लैल को देखा। उसने आंखें झपकाकर तसल्ली दी, जैसे कह रही हो मैं हूं ना। अरे तुम लोग क्यों उसको डरा रहे हो, कोई नहीं मरता वो, उसने डपटा। बस ये टूटा बाजू यहीं रह जाएगा। मेरे ख्याल से अब इसका बाजू यहीं ठीक नहीं हो सकता कभी। क्यों उमर? साथ उमर को देखा। हारून फक होते चेहरे के साथ बारी बारी उनको देखे गया। हाँ बिल्कुल सही कह रही हो, अब इसे एक ही हाथ से पेंट करना होगा। क्या हैशटैग था उसका, इसने सोचने की अदाकारी की। द TPA, हाले ने याद दहानी करवाई। हाँ तो वही दी TPA, अब से दी एक हथियार पेंटर बन जाएगा। वैसे हारी, अब एक हाथ से पेंट करते अच्छे लगोगे क्या? ऐसा करो मिस्त्री बन जाओ, बहुत स्कोप है, मेरे कुछ जानने वाले हैं, मैं तुम्हें रंगो रोगन का काम दिलवा दूंगी। उमर, तुम्हारे जानने वाले भी होंगे? आखिरी बात उमर को देखकर पूछी। उमर ने जी जी बहुत है कहकर हारून का पारा आसमान पे चढ़ा दिया। उसकी रंगत सुर्ख हो चुकी थी, चेहरा गुस्से से तमतमा रहा था। निकलो तुम सब के सब, अभी के अभी यहाँ से दफ़ा हो जाओ, वो गुस्से से बोला। जब से आए हो मरने मारने की बातें किए जा रहे हो, निकलो सब, वरना मैं अपने गार्ड्स बुलवा लूँगा। उसकी आवाज़ बुलंद नहीं थी, लेकिन वो तीनों चालाक लोग मासूम हारून को डरा चुके थे। अच्छा, ज़्यादा मासूम कली बनने की ज़रूरत नहीं। उमर ने हाथ जलाया, फिर उठकर अपने लाए हुए रेस्टोरेंट पार्सल्स की जानिब गया। हारून की आंखें चमक उठी। उसे लगा ज़रूर उसके दोस्त उसके लिए कुछ अच्छा खाने को लाए होंगे, लेकिन अगले ही लम्हे उसकी उम्मीदों पे पानी फिर गया जब उमर ने लार्ज पिज़्ज़ा के 3 बड़े बड़े टुकड़े लिए, एक हाले को, दूसरा लैल और तीसरा अपने हाथ में लिए दोबारा अपनी जगह पे आ बैठा। हारून की छील ललचाने लगा। उसने हाले को आस भरी उम्मीदों से देखा। तुम्हारा स्टमक डिस्टर्ब हो जाएगा, उसने बेनियाजी से कहा। पता है हारून, इसका टेस्ट कैसा है? उसने आंखें बंद करके पूछा। फिर पिज़्ज़ा का टुकड़ा हारून के मुंह के करीब लेके, ये बिल्कुल वैसा है जैसे हमने इटली में खाया था। आह, इटली के पिज़्ज़ा, उसने बोलकर मज़ा लिया। पिज़्ज़ा अब भी उसके मुंह के करीब था। अभी हारून आगे बढ़कर नवाला लेता, हाले ने पिज़्ज़ा खींच लिया। वो अपना दिल महसूस कर रह गया। उसी वक्त नर्स अंदर दाखिल हुई। उन सब के हाथ में पिज़्ज़ा देख वो फ़ौरन उनके सर पर आन पहुंची। तकरीबन 5 मिनट तक वो उनको सुलवाते सुनाती रही और हारून मज़े से सुनता रहा। आखिर में उन सब के खाए पिज़्ज़ा और बाकी बचा पिज़्ज़ा अपने साथ लेके वो चली गई तो उमर उठ खड़ा हुआ। हाले उसके साथ बैठ उठी। हारून ने उसको उठते देखा। न जाने कि उसे अपना दिल बैठता महसूस हुआ। उसके बीमार चेहरे पे जो मुसर्रत थी एकदम बेचैनी में बदल गई। चलो अब हम निकलेंगे, कुछ शॉपिंग करनी है, फिर मिलेंगे तुमसे भी। हाले उसको देखते हुए बोली। दफतन वो रुकी, अपने कंधे पे टंगे पर्स को खंगाला और अंदर से छोटी छोटी कलर ट्यूब्स निकाली। हारून एकदम सीधा हो बैठा। उसकी आंखों में अलवही सी चमक जाग उठी। हाले अब अपने पर्स से छोटा सा एक नोटबुक जितना कैनवस निकाल रही थी। सारी चीज़ें निकाल कर उसने हारून के आगे बेड पे रख दी। वैसे आजकल नर्सिस भी फॉर्म में है, मरीज़ को एक जहर भरा इंजेक्शन मार देती हैं और काम ख़त्म। लैला अब हारून से धीमी सरगोशी कर रही थी। हारून ने उसको नहीं देखा, वो हाले को देखता रहा। क्या मैं मर सकता हूँ? हाले ने सारे कलर्स और कैनवस उठाकर उसकी गोद में रखे, फिर हथेली की बंद मुट्ठी उसकी जानिब बढ़ाई। हारून ने मुस्कुराते हुए उसकी मुट्ठी से अपनी मुट्ठी टकराई। तुम दुनिया हो, क्या तुमने कभी दुनिया को मरते देखा? मुस्कुराते हुए उसकी तसल्ली करवाई, जैसे एक माँ अपने बच्चे को दिलासा देती है। अगर ये दोस्ती पार्ट 2 की शूटिंग मुकम्मल हो गई हो तो हम चली। उमर की बेजार आवाज़ पे वो मुड़ी थी। फिर वो दोनों दरवाजे तक बहस करते हुए गए। अब तुम कब तक मेरे सर पे मुसल्लत रहोगी? हारून ने खुद से जुड़कर बैठी लैल को देखा। लैल ने मुस्कुराते हुए आंखें पटपटाई। क्या तुम मेरा चेहरा पेंट कर सकते हो? वो मासूमियत से पूछती हुई उस वक्त पाकिस्तान प्यारी लग रही थी। हारून ने थकान से गर्दन पीछे फेंक दी। आह, अब ये दिन भी देखना था। वो दोनों लड़ते झगड़ते पर आखिर उसी मॉल के बुटीक पहुंच गए थे जहां हाले ने वो साड़ी देखी थी। वो बिल्कुल बच्चों की तरह बेचैन और खुश थी। सारा रास्ता वो उमर को उस प्लेन सादा साड़ी की खसूसियात बताती आई थी। वो दोनों उस बुटीक में दाखिल हुए। आज उस सेल्स गर्ल की जगह कोई और लड़की खड़ी थी। हाले मुस्कुराती उसकी जानिब बढ़ाई। कल जिस लड़के ने साड़ी दिखाई थी वो भी हाले को पहचानते हुए आगे आया। हेलो, कल मैंने यहाँ एक साड़ी का ऑर्डर बुक करवाया था, मुझे वही चाहिए, उसने लड़के से कहा। लड़के ने अफसोस से नफ़ी में गर्दन हिलाई। सॉरी मैम, वो साड़ी आज सुबह ही सेल हो गई है। हाले का रंग एक पल को सफ़ेद हुआ था। असल में सुबह की शिफ्ट में हमारे दूसरे कॉलीग्स थे तो उसी एडिशन की कोई दूसरी साड़ी। हाले ने होंठे पे
ज़बान फेरते बदिक्कत पूछा। लड़के ने एक बार फिर नफ़ी में गर्दन हिलाई। अब के हाले का दिल डूब कर उभरा था। बात एक साड़ी की नहीं थी, बात माली खुद मुख्तारी की थी। बात इतनी पॉजिटिव, उसकी पॉजिटिव अना की थी। बात उसकी नाक की थी। आज तक कभी ऐसा नहीं हो सका था कि उसे कुछ पसंद आया और हाले सुल्तान उसे खरीद न सके। उमर बुलंद आवाज़ में उनसे कुछ कह रहा था, शायद लड़ रहा था, झगड़ रहा था। हाले बुत सी बन गई थी। उसके पास 3-3 मर्दों के कार्ड्स हमा वक्त रहा करते थे। आज उसके पास वो तीनों मर्द नहीं थे। उसे लगता था उसे दादा और मामू की ज़रूरत नहीं है। लेकिन क्या वाकई, क्या हाले उनके बगैर कुछ थी? अपने घर के मर्दों के कार्ड्स के अलावा क्या उसके पास अपना कुछ भी था? उसने गायब दिमागी से रटते हुए उमर को देखा। आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? बुक किया हुआ ऑर्डर किस तरह बेच सकते हैं? वो बरहमी से कुछ कह रहा था। हाले कुछ कह भी ना सकी। वो बगैर कुछ कह बुटीक से बाहर निकल गई। उसके दिमाग में झक्कर चल रहे थे। चेहरा सफ़ेद पड़ता जा रहा था और दिलो दिमाग बस एक बात पूछ रहा था, हाले सुल्तान, तुम्हारे पास अपना क्या है? अस्पताल का कमरा वैसा ही था जैसा वो दोनों छोड़ कर गए थे। अलबत्ता एक चीज़ का इजाफा था, एक अदद सोफ़ा। वही सोफ़ा हारून के बेड के दाएं तरफ रखे, चेहरा हारून की जानिब मोड़ी। लैल सिकंदर बैठी थी। उसके लब हल्की सी मुस्कुराहट में ढले थे। चेहरा खुशी से तमतमा रहा था। उसके गाल बगैर किसी ब्लश ऑन के उस वक्त गुलाबी हो रहे थे। पैर पे तकियों के सहारे नीम दराज हारून शायद मनहमक सा अपने काम में मसरूफ़ था। उसके सीने से ज़रा नीचे करके छोटा सा स्टैंड लगाया गया था जिस पे उसका नोटबुक जितना लंबा और बड़ा कैनवस फिट था। ये स्टैंड बिल्कुल इसी तरह लगा था जैसे अस्पताल में बेड पे लेटे मरीज़ के खाने का टेबल होता है। अमीरों के चोंचले हारून कलर प्लेट को अपने सीने पे रखे हुए था और हर थोड़ी थोड़ी देर बाद वो एक नज़र लैल को देखता, फिर ब्रश के बालों को रंगों में डुबोता और फिर वो कोरा सफ़ेद कैनवस एक नए रंग से आशना हो जाता। मेरे बाल लंबे रखना अच्छा? लैल की तनबी पे उसने हाथ रोक कर उसको देखा। क्यों? तुम्हारे छोटे बाल भी खूबसूरत हैं। वो लम्हा भर को रुका। क्या तुम्हें लंबे बाल पसंद हैं? वो उसे गौर से देखते हुए पूछ रहा था। बहुत बहुत ज़्यादा लंबे। जितने लंबे बाल हाले के हैं ना, उतने लंबे, बल्कि उससे भी ज़्यादा। वो जैसे ख्वाब की सी कैफियत में कह रही थी। फिर तुम लंबे बाल रखती क्यों नहीं? क्या तुम्हारे बालों के साथ कोई मसला है? लहर चंद सानिया उसको देखती रही। एकदम उसकी आंखें हल्की सी नम हुई। जब मैं छोटी थी तब मेरे बाल बहुत लंबे हुआ करते थे। वो खिड़की को देखते हुए यासियत से कह रही थी। फिर मेरे बाल गिरना शुरू हो गए और मिराज बाबा ने मेरे बाल बहुत छोटे कटवा दिए। वो हेवन के हर बच्चे का हर तरह से ख्याल रखा करते थे। मेरे बाल काटने के बाद अब उन्हें लंबा करने की टेंशन लग गई। यूँ वो हर हफ्ते में 2 दिन खुद से बैठकर मेरे बालों में तेल लगाते थे। कैन यू बिलीव इट? वो मुझे अपने हफ्ते में 2 दिन 20-20 मिनट देते। मुझे अपने आप पर रश्क आता था। मैं खुद को दुनिया की सबसे खुशकिस्मत बच्ची समझती थी। उसने गर्दन मोड़कर हारून को देखा। हर बच्चे के अंदर किसी न किसी ताल्लुक़ इंसान या चीज़ के लिए नीडी और डेस्परेट होता है। मैं मिराज सुल्तान के लिए ऐसी थी। मैं उनकी मोहब्बत के लिए लालची थी। फिर कुछ माह बाद मेरे बाल ठीक होने लगे और मिराज बाबा की तवज्जो दूसरे बच्चों की तरफ लग गई। वो रुकी। उसकी आंखों में मोटे मोटे आंसू चमके। हारून उसको देखता रहा। उस दिन मैंने अपने बाल खुद से काटे, बहुत बुरे और बेढंगे तरीके से। मिराज बाबा ने मुझे थोड़ा बहुत डांटा, लेकिन मुझे बदले में उनकी तवज्जो मिल गई। मोटे मोटे आंसू लड़क कर गिर पड़े। सुरमई आंखों वाले लड़के की आंखों में तासुब दर आया। वो फिर से मुझे वक्त देने लगे, मेरे बालों में तेल लगाने लगे और थोड़ा बहुत डांट भी देते। फिर ये मेरा मामूल बन गया। मैं हर तीसरे चौथे महीने अपने बाल काट देती थी और वो बगैर कुछ कहे दोबारा से उनको लंबा करने की कोशिश में लग जाते। वो जानते थे मैं ये सब उनकी तवज्जो के लिए करती हूँ, लेकिन वो कुछ नहीं कहते थे। वो अच्छे सुल्तान थे। उनको लोगों के भरम रखने आते थे। तुम उमर को पसंद करती हो? हारून ने उसके चेहरे को देखते हुए पूछा। लैल के चेहरे पे बैक वक्त कुछ आया था, कोई अजियत, कोई दर्द, कोई बेबसी। मैं उससे मोहब्बत करती हूँ, उसने झुके सर के साथ एतराफ़ किया। वो बिल्कुल मिराज बाबा की तरह था। हर लड़की अपने पार्टनर में अपना फादर फिगर ढूंढती है। मेरे लिए उमर बिल्कुल मिराज बाबा की तरह था। मैं और वो 24 साल के थे जब मुझे लगा वो मेरे लिए हद से ज़्यादा अहम हो गया। उसने गीली होती आंखें उठाकर हारून को देखा। मैंने मिराज बाबा से कहा उमर से मेरे लिए बात करे। उसके कानों में दूर कहीं कोई आवाज़ गूंजी। लहल बच्चे मर्द अपने करीब की सारी औरतों की नज़र पहचानता है। ऐसे में वो 2 तरीके अपनाता है। पहला, वो औरत की हौसला अफजाई करता है और या तो उसे ज़िंदगी में शामिल कर लेता है या फिर कम ज़र्फ़ी दिखाता है। दूसरा, वो अनजान बन जाता है, अपने करीब की औरतों की नज़र पे अंधा और आवाज़ पे गूंगा। ऐसा मर्द या तो मजबूर होता है या उसकी ज़िंदगी में कोई औरत होती है। तुम्हें क्या लगता है उमर क्यों अनजान बन रहा है? आवाज़ों का फसूट उठा। वो हाल में थी।
हारून के सामने बैठी मनोअन मिराज सुल्तान की बातें दोहराती हुई। मुझे यकीन था उमर की ज़िंदगी में कोई है, फिर मैंने खुद को भी तौकीर नहीं किया। मैं उसी की तरह अनजान बन गई थी। मैं सुल्तान नहीं थी, लेकिन भरम रखने मुझे भी आते थे। उसने आंखें हथेली की पूंछ से रगड़ी, फिर हल्के से मुस्कुराए। चलो मेरे बाल लंबे पेंट करो सुरमई बिल्ले। हारून ने उसको देखा, फिर दोनों एकदम हंस पड़े। उसी लम्हा कमरे का दरवाज़ा खुला और हसन सुल्तान अंदर दाखिल हुआ, लेकिन फिर वो चौखट में ही रुक गया। उन दोनों को मुस्कुराते देख उसके लब हल्के वाह हुए। हारून ने मुस्कुराकर उसे पास बुलाया। वो शाकी आंखों से उसको देखता रहा, फिर नज़र मोड़कर लैल को देखा। आपको बस मुझे ही भाई बनाना था, या सुरमई बिल्ला क्या लगता है? हाँ सुरमई बिल्ला क्या होता है? हाँ, हारून ने उसे झिड़का। लैल मुस्कुराहट दबाए उसे देखती रही। हसन कहता मुड़ गया। हारून ताज्जुब से उसे देखता रहा। इसे क्या हुआ? छोड़ो इसे, तुम पेंट करो। लैल ने उसका ध्यान वापस कैनवस की तरफ दिलवाया। हारून सर झटक दोबारा पेंट करने लगा। लैल नम आंखों से मुस्कुराती रही। वो उसे लिए समंदर किनारे पर एक रेस्टोरेंट ले आया, लेकिन आज शायद उस स्याह आंखों वाली लड़की ने ना बोलने की कसम खा रखी थी। रेस्टोरेंट समंदर किनारे बना था, लकड़ी का फर्श और लकड़ी ही के लंबे सतूनों वाला रेस्टोरेंट एक शान से खड़ा था। वो दोनों जहाँ बैठे थे उसमें से ठाठे मारता समंदर और लहरों का शोर आता था। उनका खाना ठंडा पड़ने लगा था, लेकिन हाले बस चेहरा मोड़े समंदर को देखती रही। उसके बाल उड़ उड़कर चेहरे पे आ रहे थे, जिन्हें वो हटा नहीं रही थी। दफतन उसने उमर को पुकारा, तुम्हें अपने पैसे से इतना इश्क क्यों है? खाली बेतासुर लहजा। वो चंद लम्हा उसको देखता रहा, फिर धीमी आवाज़ में कहने लगा, क्योंकि मैंने उसे बनाया है अपने ज़ोर बाजू पे। मैंने उसे कमाया है। मुझे ये शान, ये दौलत, ये रुतबा तड़के में नहीं मिला। मैंने इसके लिए 10 साल जद्दोजहद की है। वो सादगी से कह रहा था, कोई खुद तरसी, कोई गुरूर। उसके लहजे में ऐसा कुछ भी नहीं था। मेरी ज़िंदगी में कई साल ऐसे थे जब मैं अपनी पसंद का खाना अफोर्ड नहीं कर सकता था, जब मैं महंगे महंगे रेस्टोरेंट में नहीं जा सकता था। ये ब्रांडेड कपड़े, घड़ियाँ, परफ्यूम, ये सब लेना कोई 1-2 साल पहले शुरू किया है मैंने, वरना इसके पहले तो मैं बाज़ार में ढूंढ ढूंढ कर सस्ती चीज़ लेता था। वो बोल रहा था और हाले बगौर उसको सुन रही थी। ये लाइफस्टाइल, ये लग्जरियस, ये सब मैंने खुद को गिफ्ट किए हैं। मैंने इनको कमाया है। आप पैसे की कदर सिर्फ तब जान सकते हो जब आप इसे हलाल तरीके से कमाते हो। मुझे पैसे से इश्क है, क्योंकि मैंने इसे कमाने में एक उम्र खर्च की है। वो बोलकर खामोश हो गया। तुम्हें क्या लगता है मेरे पापा और मेरे अकाउंट से पैसे और जेवर किसने लिया होगा? थोड़ी देर बाद वो दोबारा बोली, जिसे सबसे ज़्यादा ज़रूरत होगी। उमर ने सादगी से कंधे झुकाए। मतलब शम्स? हाले ने कराह की आंखें बंद की। जाहिर है उससे ज़्यादा इस सब की ज़रूरत किसे होगी? वही तो है जो हमें झुकाना चाहता है। उसके लहजे में नापसंदीदगी थी। उमर ने जवाब नहीं दिया। खाना अब भी अनछुआ रखा था जब हाले उठ खड़ी हुई। हम लैल के घर जा रहे हैं, चलो फ़ौरन, वो खाब दिमागी से कह रही थी। उमर ने एक नज़र उसको देखा, फिर अनछुए खाने को। और ये खाना ये कौन खाएगा? जानती है कितना बिल आएगा? उफ उमर प्लीज़, कोई भी खा लेगा, बिल दो और चलो यहाँ से। उसे कोफत हुई। हाँ चर्च बेचता हूँ ना मैं, बिल में दूँ और खाए कोई और। वो बुड़बड़ाया। साथ वेटर को आवाज़ दी। मुअद्दिब सा वेटर भागता हुआ आया। हाले तब तक जा चुकी थी। खाना पैक करो और गाड़ी में दे जाओ फ़ौरन, वो कहता हुआ हाले के पीछे भागा। बस साबित हुआ पैसा उमर का इश्क था, और वो आशिकी के मुजाहरे में खासा कंजूस वाजिद हुआ था। लैल के फ्लैट पे पहुंचते वो एक धाड़ से दरवाज़ा खोलती अंदर दाखिल हुई। लैल सामने वाले कमरे से बाहर आ रही थी। गीले बाल तौलिए में लपेटे, ढीले ढाले कुर्ते, ट्राउज़र में मलबूस। उसके चेहरे पे उन दोनों को देखकर हैरत आई थी। हाँ माना कि मेरा ज़र्फ बढ़ा है, लेकिन क्या ज़रूरी है कि तुम दोनों हर वक्त मेरे सामने आकर मेरा दिल जलाते रहो? वो सोफ़े पे कुशन ठीक करते हुए नॉर्मल आवाज़ में बोली। हाले ने नहीं सुना। उमर ने सुनकर अनसुना किया। उसकी तवज्जो का मरकज़ उस वक्त छत पे लगे जाले थे। वो अंदर स्टोर की तरफ बढ़ गया। जाले वाला डंडा, अब बोल भी चुको ज़ौजा, लैल कोफत से बोली। आप कमाती क्यों है? उसने खड़े खड़े पूछा। उसका अंदाज़ अजब था, रोबोटिक सा। लैल जो नॉर्मल थी, एकदम उसके चेहरे पे जैसे किसी ने चाबुक दे मारा। उसी वक्त उमर जाले का बड़ा सा डंडा लेकर आता हुआ दिखाई दिया। लैल उठ खड़ी हुई। उसकी आंखें एकदम सुर्ख हो गई थी, मुठ्ठियाँ जब से भींच गई। मैं 8 साल की थी जब अब्बा को जुए और शराब की लत लग गई। एक ही साल में शराब उनको खा गया, कारोबार ठप हो गया और अब्बा का दिवालिया निकल आया। वो हाले के रूबरू खड़ी जख्मी सुर्ख आंखें के साथ कह रही थी। उमर सर पे डॉक्टरों वाला मास्क पहने, जाले वाले डंडे को लंबा किए, छत के एक कोने से जाले साफ कर रहा था। लैल कह रही थी,
एक दिन अब्बा ने जुआ में सब हार दिया और नशे की हालत में खुदकुशी कर ली। दादी ने अम्मा और मुझे घर से निकाल दिया। आधी रात के वक्त मैं और अम्मा अकेले सड़क पर बैठे थे, क्योंकि अम्मा के पास जाने को कोई घर नहीं था। उनका कोई भाई, कोई बाप, कोई अपना नहीं था, यतीम थी। वो उन दोनों से ऐसे बेनियाज था जैसे उन दोनों का कोई वजूद ही ना हो। जाले, ये जाले इतने क्यों बढ़ गए थे। सुबह होने वाली थी जब कुछ लोग आए, अम्मा से बदतमीज़ी की और फिर और अम्मा को ले गए। अम्मा ने मुझे छुपा दिया था, मैं खौफ से वहीं छुपी बैठी रही। वो लोग मेरी माँ को ले गए और उसी रात मुझे मिराज बाबा अपने पास ले आए। 2 दिन बाद किसी कचरे के ढेर से मेरी अम्मा की लाश मिली, ज़्यादतीशुदा और मसख़शुदा। उस दिन मुझे अंदाज़ा हुआ कि अगर औरत के पास अपना घर ना हो तो उसे क्या क्या झेलना पड़ता है। अगर अम्मा के पास अपना घर होता तो। वो रुकी, आवाज़ खौफ से कांपी, आंसू टूटकर गालों पे गिर पड़े। अम्मा के पास घर होता तो उनके साथ ज़्यादती न होती, उनकी लाश उस तरह मसख़शुदा न होती। उस रात मुझे अंदाज़ा हो गया था कि औरत के पास अपना घर ना, अपना कुछ ना कुछ होना कितना ज़रूरी है। मैं इसलिए कमाती हूँ ताकि जब कभी मेरा शौहर, मेरा बेटा या मेरे घर का कोई भी मर्द मुझे घर से निकाले तो मेरे पास जाने के लिए अपना घर हो, खाने के लिए अपने पैसे हों और पहनने के लिए अपने कपड़े हों। मैं घर बनाने के लिए कमाती हूँ। हर औरत को अपने लिए कमाना चाहिए ताकि जब कभी उसे कोई घर से निकाले तो उसके पास जाने के लिए अपना घर हो। वो बेबसी से कहती सोफ़े पे ढह सी गई। टॉवल नोच कर बालों से उतारा, गीले छोटे बाल चेहरे के अतराफ में गिरने लगे। वो चारों कोने के जाले उतार चुका था और अब जाले वाला डंडा वापस डोर में रखने जा रहा था। हाले खामोशी से उसके साथ बैठ गई। उन दोनों के पास कहने को कुछ नहीं था, दिलासा देने को कोई अल्फाज नहीं थे। उमर वापस आया, एक नज़र लैल को देखा, फिर जाले गिरने की वजह से ख़राब हुए फ़र्श को। अब इसको साफ़ कौन करे। हर किसी के कमाने का मकसद अलग होता है हाले, मेरा अलग है, उमर का अलग। लैल ने कहना शुरू किया। उमर अब स्वाइपर से छत से गिरने वाला चूना साफ़ कर रहा था। कोई शौक़ से कमाता है, कोई मजबूरी से, किसी की आदत होती है, किसी क्या ना। मेरे लिए कमाना मकसद है। मुझे कमाना है ताकि अपना घर बना सकूं। उमर कमाता है क्योंकि उसे मकाम चाहिए, क्रेडिबिलिटी चाहिए। मेरे कुछ और दोस्त हैं, उनके लिए कमाई शौक़ है। तुम अपने इर्द गिर्द देखो, अपनी ज़रूरत, अपने शौक़ देखो, फिर फ़ैसला करो। तुम्हें अपनी वजह खुद ढूंढनी होगी। वो अब सारा कचरा डस्टबिन में डालकर उठ खड़ा हुआ था और किचन में लगे सिंक के सामने खड़ा हाथ और चेहरा धो रहा था। ज़िंदगी में आपके पास एक उमर हयात होना चाहिए जो बिना कहे, बिना जताए आपका घर साफ़ कर दिया करे। उमर चेहरा धोकर आया तो हाले उसको देखे बगैर उठ खड़ी हुई थी। उसके दिमाग में अब भी मुख्तलिफ सोचें थी। अब भी कोई जवाब तसल्ली बख्श नहीं था। अब भी उसके पास एक तसल्ली थी, लैल की माँ के पास बाप, भाई, शौहर नहीं था। हाले के पास हसन था, उमर था, हारून था। उसके पास उसके बाप के पैसे थे, लेकिन हर तसल्ली एक जगह आकर दम तोड़ देती थी। उसके पास अपना क्या था। उन सारे मर्दों के होते हुए वो सुर्ख साड़ी नहीं खरीद सकी। अगर उसके पास अपना कुछ होता तो आज वो साड़ी उसके पास होती। वो सारे ख्याल झटक कर दरवाजे के पास चली आई। उमर उसके पीछे ही आया था। बर्तन धोकर जाओ अल्फ़ा। लैल पीछे से घर आई थी। मैं तुम्हारा नौकर नहीं हूँ, अपनी मर्ज़ी के काम करूँगा। वो हाथ झलाता बाहर चला गया। पीछे एक अज़ियत थी जिसने एक बार फिर लैल को अपनी लपेट में ले रखा था। अगर उसकी माँ के पास अपना घर होता तो वो कभी इस तरह ना मरती। आंसू उसकी आंखों से टूट टूट कर गिर रहे थे। वो इतनी मजबूत नहीं थी जितनी नज़र आती थी। उमर हयात के बंगले पे उस लम्हा गहरी रात उतरी हुई थी। उमर घर से बाहर गया हुआ था। न जाने उसके कौन से काम थे जो ख़त्म नहीं होते थे। हाले सुल्तान रात के उस पहर भी लॉन में रख के सोफ़ों पे बैठी थी। उसके भूरे बाल बिखरे हुए थे, खुश्क और बेजान। उसने हाथ फेर कर महसूस किया कितने अरसे से उसने अपने बालों के लिए कोई ट्रीटमेंट नहीं ली थी। कितने अरसे से उसने किसी पार्लर का कोई चक्कर नहीं लगाया था। क्या था जिसने उसे ये सब करने से रोक रखा था। पैसा और उसका ना होना। ज़हन के एक कोने से आवाज़ गूंजी। उसका खामोश मोबाइल सामने पड़ा था। हाले ने मोबाइल उठाकर चेहरे के आगे किया, फिर उसकी उंगलियों ने कान के अंदाज में नफीसा हयात का नंबर डायल किया। घंटी जा रही थी। वो आसमान को देखते हुए जाती हुई घंटी को सुनती रही। थोड़ी देर बाद कॉल पिक हो गई थी। हेलो। नफीसा की नींद से बोझल आवाज़ सुनाई थी। हाले को कोई शर्मिंदगी ना हुई। वो आधी रात को लोगों को अपने लिए जगाने की आदी थी। आप कमाती क्यों हैं? वही रोबोटिक मशीनी अंदाज। नफीसा ने गहरी सांस ली। शुक्र करो हाले सुल्तान, मैं रवायती सांस नहीं हूँ, वरना रात के इस पहर में तुम्हें बताती मैं कमाती क्यों हूँ। वो नॉर्मल अंदाज में कह रही थी। वो उमर की माँ थी, बातों के एक अपनी तरफ से जवाब देना जानती थी। आपको रात के 1 बजे कॉल कर रही हूँ इसलिए क्योंकि आप कोई रवायती सास नहीं है। मुझे बताइए आप कमाती क्यों हैं? उसने सवाल दोहराया। मैं अपनी सेल्फ़ रिस्पेक्ट के लिए कमाती हूँ। मेरी अनाज शुरू से ही बहुत ऊंची रही है। मुझे अपने घर के मर्दों से पैसे मांगना पसंद नहीं था। मेरी नाक आड़े आती थी, इसलिए मैंने खुद कमाना शुरू किया।
उनका लहजा धीमा था, हाले के अब्रू सुकड़े। लेकिन घर के मर्दों से मांगने में क्या बुराई है? बाप, भाई, शौहर, वो सब किस लिए होते हैं? अगर वो हमें कमा कर खिला ना सके तो ऐसे मर्दों का क्या फ़ायदा? वो झुंझला ही गई थी। मेन्स आर नॉट प्रोवाइडर्स। मर्द सिर्फ हमें खर्चा देने के लिए नहीं पैदा हुए। जब मर्द आपसे घर का चूल्हा और सफाई संभालने को कहें तब तो फ़ौरन हम औरतों के अंदर की फेमिनिस्ट जाग जाती हैं। हम फ़ौरन कह देती हैं, भाई हम सिर्फ चूल्हा देखने और सफाई के लिए पैदा नहीं हुई, हम बच्चे संभालने और बर्तन धोने के लिए पैदा नहीं हुई। लेकिन जब हम मर्दों को अपना एटीएम समझ लेते हैं तब हमारे मेयार दोहरे क्यों हो जाते हैं? हाले का सांस तक रुक गया। वो दम साधे सुनती रही। जब औरतें अपने रंग, कद और शक्ल की वजह से रिजेक्ट हो जाती हैं तब तो हम लोग खूब वावेला करते हैं, लेकिन जब मर्द बड़ा घर, गाड़ी और भारी भरकम बैंक बैलेंस ना होने की वजह से रिजेक्ट हो जाते हैं तब हम क्यों खामोश रह जाते हैं? हाले सुल्तान, जिस तरह औरत चूल्हा संभालने और बच्चे पैदा करने वाली मशीन नहीं है, उसी तरह मर्द पैसा देने वाली मशीन नहीं है। लेकिन अगर हमारे मर्द हमारे लिए कमा रहे हैं तो इसमें आखिर क्या बुरा है? उसने एक आखिरी तसल्ली चाही। स्पीकर के पार नफीसा हयात तक उसकी आवाज़ दौड़ती हुई गई। बिल्कुल कोई बुराई नहीं है। अगर आपके मर्द आपके लिए कमा रहे हैं तो इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन फिर आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेंगे। कई बार कई चीज़ें के लिए दिल मारना पड़ेंगे। कई बार शोकेस में रखी ऊंची हील और सुर्ख साड़ियाँ बस देखने पे इक्तफा करना पड़ेगा। सुर्ख साड़ी के नाम पे दिल में एक होक सी उठी थी। दिल ज़ख्म हुआ था। सिंगल इनकम पे आज के दौर में बस गुजारे हो सकते। ख्वाहिशात, ट्रैवलिंग, होटलिंग और ढेर सारी शॉपिंग के लिए हमेशा डबल इनकम चाहिए होती है। मर्दों की कमाई पे रहना है तो दिल मारना और कंप्रोमाइज़ करना सीखना होगा। क्या तुम अपना दिल मार सकती हो? और ये ऐसा सवाल था जिसका जवाब हाले के लिए हमेशा ना रहेगा। उसने चंद अलविदाई कलमात कहकर कॉल काट दी। दिल बोझल था, सांस भारी थी, ख्वाहिशात का बोझ कमर तोड़ रहा था। क्या अच्छा नहीं था हाले सुल्तान दिल मारना और कंप्रोमाइज़ करना सीख ले? सुल्तान मंजिल में उस वक्त शम्स सुल्तान के कमरे में जाओ तो एक हशर बरपा था। सफ़ीर सुल्तान सादा टी शर्ट और ट्राउज़र में खड़ा अपने बाप के सामने चीख चिल्ला रहा था। फरवा बेचैनी से उन दोनों को देख रही थी। महर किसी खामोश तमाशाई की तरह कोने में खड़ी थी। मुझे यकीन नहीं आ रहा, पा खुदा मुझे यकीन नहीं आ रहा, आपने उस उमर हयात को मेरे मुकाबले में खड़ा कर दिया। उसकी इतनी औकात है, उसकी इतनी जुर्रत। शम्स को जवाब दिए बगैर अपने मोबाइल की स्क्रीन को अंगूठे से ऊपर नीचे कर रहे थे, यूँ जैसे सफ़ीर की सारी बकवास गैर अहम थी। मैं आपसे बात कर रहा हूँ डैड, मुझे जवाब दीजिए, आपने उसे मेरे मुकाबिल कैसे खड़ा किया? वो पहले से ज़्यादा बुलंद आवाज़ में फुनकारा। उसने मेरी मंगेतर के साथ अफेयर चलाया, उसे एक्सप्लॉइट किया, शादी के दिन उसे लेकर गायब हो गया। मैं सारे शहर में जलील बदनाम हो गया। उसकी वजह से हमारी सारी फैमिली सफ़र करी और आपने उसे हमारे ऑफिस में जगह दे दी। उसका चेहरा सुर्ख था और तनफ्फुस तेज़। वो बोलते बोलते हाम गया था, लेकिन शम्स के सकून में रत्ती बराबर फ़र्क नहीं आया। आप मुझे जवाब नहीं देंगे, है ना? लेकिन याद रखेगा, सफ़ीर सुल्तान को अपने इंतकाम लेने आते हैं। मैं उसे कल सुबह धक्के देकर ऑफिस से निकाल दूंगा और आप ये तमाशा देखिएगा। वो उंगली उठाकर उनको वार्न करते हुए बोला। फिर महर का हाथ पकड़ा और दरवाजे से बाहर जाने लगा। जब शम्स की आवाज़ पे वो जैसे बर्फ़ का मुजस्मा बन गया। तुम ऐसा नहीं करोगे सफ़ीर सुल्तान, और अगर किया तो सारी दुनिया जान जाएगी कि अपने सगे ताया को कत्ल करने वाले तुम खुद हो। सफ़ीर के हाथ से महर का हाथ छूट गया। फरवा ने मुंह पे हाथ रख लिया। महर ने आगे बढ़कर फ़ौरन दरवाज़ा बंद किया। उसके लब बेयकीनी से भाव हुए। वो शाकिया आंखों और लर्जते जिस्म के साथ मुड़ा। मैं जानता हूँ उस रोज़ तुम अस्पताल गए थे और तुम मेरे भाई के ऊपर चीखे चिल्लाए, और इसके बाद तुमने ना जाने क्या किया कि मेरे भाई को दोबारा हार्ट अटैक हुआ और वो मर गए। कह दो ये झूठ है, जुटला दो मेरी बात। वो उसके मुर्दा चेहरे पे नज़रें गाड़े इस्तज़ा से कह रहे थे। सफ़ीर के जिस्म में कोई हरकत ना हुई। वो बस साकित सुन सा खड़ा रहा। शम्स आगे आए, अपने दोनों बाजू सफ़ीर के कंधे पे रखे। मैं ये सब तुम्हारे लिए कर रहा हूँ सफ़ीर, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ। वो आदमी उमर, वो मुझे विक्टिम कम विलन ज़्यादा लगता है। वो जितना ज़मीन के बाहर है उतना ही अंदर है। उसकी आंखों में हमारे लिए शक है। वो मुझे भाई का परतू लगता है। वो फारिग रहेगा तो उसका दिमाग हमारे खिलाफ चलेगा। मैंने उसे मसरूफ़ कर दिया ताकि उसका दिमाग हमारे हक़ में चले। वो संजीदा लहजे में कह रहे थे। नरमी अब भी मफकूद थी। सफ़ीर ऐसे खड़ा था जैसे कोई बर्फ़ का मुजस्मा, सफ़ेद, बेजान। तुम एक कत्ल करो या 1000, लेकिन मैं तुम्हें हर दफ़ा बचाऊंगा क्योंकि तुम मेरे बेटे हो। हमारे दरमियान इख्तलाफात हैं, नफ़रत है, लेकिन ताल्लुक़ भी है। मैं तुम्हें बचाऊंगा और तुम्हें मुझे ऐसा करने देना होगा, क्योंकि दूर कहीं मुझे लगता है उमर हमारा कहर है। वो ज़िंदा है तो हमें मारेगा। वो शम्स कुछ कह रहे थे। सफ़ीर कुछ सुन रहा था, लेकिन फरवा को शम्स के आखिरी अल्फाज किसी और वक्त किसी और दौर में ले गए थे।
ये उन दिनों की बात है जब नगीन सुल्तान की तलाक को एक माह हो चुका था। वो किसी से मिलती थी ना बात करती थी। महर मुकम्मल तौर पे फरवा और हसीना के रहमो करम पे आ चुकी थी। उस वक्त भी फरवा महर को अपने कमरे में अपने बेड पे सुलाए बैठी थी। गुलाबी रंग के लंबे पैरों तक आते लॉन के जोड़े में मलबूस बालों को चेहरे के अतराफ में गिराए वो महर के नन्हे हाथों से खेल रही थी जब उसके कमरे की चौखट में नगीन आकर खड़ी हुई। नीले सादा कॉटन के सूट में मलबूस बालों की सादा चुटिया बनाए उसका हुस्न सोगवार था। वो ऐसी हसीन औरत थी जिसे देखने के चंद दिनों बाद भी तुम उसके शहर से नहीं निकल सकोगे। फरवा ने ज़रा की ज़रा नज़र उठाकर उसको देखा, फिर वापस अपने शुगल में मशगूल हो गई। नगीन छोटे छोटे कदम लेती उसके करीब आकर रुकी। मेरा बेटा कैसा था फरवा? उसने एक अजीब लहजे में सवाल किया। बेकरारी बेबसी क्या था जो उसके लहजे में नहीं था? वो बिल्कुल तुम्हारे जैसा था, बुलंद बख्त वाला। वो मिट्टी को छूकर सोना कर सकता था। फरवा सर उठाए बगैर बोली। उसने मुझे पहले ही दिन खौफजदा कर दिया था। साहिर था वो, सहर करता था। नगीन की आंखों से आंसू टूट कर गिरने लगे। तुमने उसके साथ ऐसा क्यों किया? वो आंसुओं के दरमियान बोली। मैं मजबूर थी नगीन। वो यहाँ रहता तो गालिब रहता, सब कुछ उसका होता, तख्त बख्त मोहब्बत चाहत। मैं कैसे उसको सब कुछ लेने देती? वो खाली खोखली आंखों से नगीन को देख रही थी। वो अब कहाँ होगा? क्या वो जिंदा होगा? वो मर गया होगा? अब तक तो मर ही चुका होगा। नगीन के दिल को कोई मुट्ठी में जकड़ रहा था। उसने आंखें खुश किए। अब उनमें कोई आंसू नहीं था। वो मेरा बेटा था फरवा, जिसे तुमने कचरे पे फेंक दिया। उसका लहजा हल्का था, बिल्कुल हल्का। तुमने कहा वो शैतान है। मैंने उसे 9 माह कुरान सुनाया था। वो शैतान कैसे हो सकता था? मैंने 9 माह उसकी बुलंद बख्ती की दुआएं की थी। ओह, वो जहाँ रहेगा हुकूमत करेगा, तुम देखना। तुम कहती हो वो मर गया। अब के नगीन का लहजा भारी था, सरब लगाने जैसा। मैं फिर दुआ करना वो मर ही गया हो, क्योंकि अगर वो ज़िंदा रहा तो तुम्हें जीने नहीं देगा। खुदा उसे तौफीक दे कि वो अपने हाथों से तुम्हारा गला घूंटे। वो हकारत से कहती वापस चली गई। पीछे फरवा ने नफ़रत से सर झटका था। हुकूमत करेगा, वो भी उस कुरान पढ़ाने वाली के घर। उसने अपना ध्यान दोबारा महर माँ की जानिब मबजूल कर लिया। यहाँ हाल में उसके सामने उसका शौहर और बेटा खड़ा था। उन दोनों को अलग अलग तरीक़ों से जान का खौफ लाहक था। वो एक को खौफ की मौत मार रहा था और दूसरे को ज़िल्लत की। वो फरवा को अपने अजीज़ों की बेचैनी की मौत मार रहा था। वो वापस आ गया था और अब वाकई जीने नहीं दे रहा था। उमर हयात रात के उस पहर एक बिल्डिंग के बोसीदा फ्लैट के कमरे में बैठा था। उसके सामने एक नर्स बैठी थी, वही मसी नर्स जिसने उमर के एक्सीडेंट की रात हाले को इंजेक्शन लगाया था, और वही नर्स जिसने फरवा और महर के सामने हाले से उसके शौहर के मुतालिक पूछा था। उसके आंसू बह रहे थे। वो घबराई हुई और परेशान मालूम होती थी। मैं सच कह रही हूँ उमर साहब, मुझे मिसेस सुल्तान ने कहा था वो फुटेज और अस्पताल का इजाज़तनामा मैं उनको दे दूँ, वरना वो मुझे कहीं का नहीं छोड़ेंगी। वो 1000 दफ़ा बोली गई बात एक बार फिर दोहरा रही थी। उमर ने कनपटी की उंगलियों को मसला। कोई एक सिरा नहीं था जो हाथ आता। वो उठा और बाहर निकल आया। अगले कुछ वक्त में वो लैल के घर पे था। लंबे सोफ़े पे लैल और सरदार बैठे थे। उनकी दाएं तरफ रखे सिंगल सोफ़े पे निशा बैठी थी। सोफ़ों की सीट में ज़रा फासले पे एक स्टैंड पे वाइट बोर्ड लगा था जिस पे उमर हयात कुछ अहम नुकात लिख रहा था। वो कुछ सोच रहा था, कुछ समझा रहा था, लेकिन उसके सामने बैठे दोनों लोग उस वक्त गौर करने के बावजूद कुछ समझ नहीं पा रहे थे। बोर्ड पे एक सतर लिखी थी। जादू उसकी मंशा नहीं, मजबूरी थी। तुम दोनों को इस लाइन का क्या मतलब समझ आता है? उसने बारी बारी उन दोनों को देखा। निशा उन सबसे बेनियाज थी, जैसे यहाँ मौजूद ही ना हो। सरदार ने नहायत कड़वा मुंह बनाकर उमर को देखा। भाई, मुझसे ये पूछो कि गाड़ियों के स्पेयर पार्ट्स कहाँ से कितने में मिलेंगे, इंजन कैसा और गाड़ी में कौन सा फ्यूल डालूं तो गाड़ी अच्छी सेहतमंद रहेगी। ये मुझसे जादू टोने की बातें क्यों कर रहे हो? उमर ने बाकायदा हाथ उठाकर उसको लानत दी थी, जिसे सरदार ने सर के खम से वसूल किया था। अब कि उसने लैल को एक उम्मीद से देखा। लैल ने कंधे उचकाए। अल्फ़ा, मुझसे पूछो कि किस मिनिस्टर की कितनी बीवी और कितनी गर्लफ्रेंड है, शहर में कौन किसकी जासूसी करवा रहा है, किसके अकाउंट में कितने पैसे हैं, कौन अपनी बीवी और कौन अपने शौहर को चीट कर रहे हैं। ये मुझे किन कामों में घसीट रहे हो? मेरा बाप बांग्लादेश से बस आया ही था, वहाँ से कोई जादूगरी की डिग्री नहीं लेती। उमर ने गहरा सांस लेकर रुख मोड़ लिया। काफ़ी देर तक खामोशी छाई रही। थोड़ी देर बाद लैल की आवाज़ समातों से टकराई। उमर, हो सकता है फरवा ने ही वो सारी तस्वीर ली हों और भेजी भी हों। लैल उसको देखते हुए कह रही थी, ये उन तस्वीर की बात हो रही है जो सफ़ीर को उसके निकाह वाले दिन मौसूल हुई। मैंने फरवा की कॉल रिकॉर्डिंग्स निकलवाई हैं। वो फ़हीम से कह रही थी कि उसने वो तस्वीर नहीं भेजी। उमर बोर्ड पे लिखी सतर पे नज़र जमाए कह रहा था, जैसे फरवा तो हाफिज़ कुरान है ना, वो झूठ तो बोल ही नहीं सकती। सरदार ने नाक से मक्खी उड़ाई।
उमर ने जवाब नहीं दिया। वो संजीदा था और पुरसोच भी। जब लैल कुछ याद आने पे बोल उठी, वो रेस्टोरेंट, वो तो काफ़ी महंगा है ना, जाहिर है वहाँ जाने के लिए पहले से रिजर्वेशन करवानी पड़ती होगी। क्या तुमने 15 अप्रैल की लिस्ट देखी? देख चुका हूँ, उसमें कुछ खास नहीं है। एक रिजर्वेशन सफ़ीर की जानिब से और दूसरी हाले की जानिब से। वो अभी उस सतर को घूर रहा था। लेकिन हाले भाभी तो सफ़ीर के साथ ही गई थी ना, तो उसने अलग रिजर्वेशन क्यों करवाई? आपके सरदार ने सवाल किया था, पूछा था मैंने। वो कहती हैं उन्होंने नहीं करवाई, ये सन की शरारत होगी। वो अक्सर उसके नाम से रिजर्वेशन करवाता रहता था, फिर अपने दोस्तों को खाना खिलाने ले जाता था। अगर सीसीटीवी मिल जाता तो शायद काम आसान हो जाता, लेकिन उस रेस्टोरेंट के सीसीटीवी में कोई वायरस आ गया था और उन्होंने सारी फुटेज डिलीट कर दिया। मैंने आसपास की बिल्डिंग से भी पता किया और उनकी फुटेज देखी है। वो फुटेज बस दाखिली दरवाजे की है, लेकिन कुछ भी काबिल गौर नहीं लगा। बस सब नॉर्मल है। तुम इस सब के पीछे क्यों पड़ रहे हो उमर? तुम अस्पताल जाओ, वहाँ से कोई सुराग ढूंढो। हमें मिराज सुल्तान का मर्डर केस हल करना है, हाले का अगवा नहीं। लैल झुंझला गए। उमर ने एक नज़र उसको देखा, फिर वापस अपनी जगह पे आकर बैठा। चीज़ें वहीं से ठीक होती हैं जहाँ से ख़राब हुई हैं। ये तीसरा इंसान जो मिसिंग है, जो सारी गेम उल्ट रहा है और जो खुल्लम खुल्ला मुझे चैलेंज कर रहा है। उसने किनखियों से बोर्ड पे लिखी सतर की जानिब इशारा किया। मैं उसकी गर्दन तक पहुंचे बगैर जज साहब के कत्ल का मुआमा हल नहीं कर सकता। वो अपने मोबाइल पे कुछ टाइप करते हुए बोला था, अगर तुम्हें इस मुआमे को हल करना है तो इस कहानी के विक्टिम को साथ बिठाकर करना होगा, क्योंकि कहानी को जितना विक्टिम समझ सकता है उतना कोई नहीं समझ सकता, और इस कहानी की विक्टिम हाले है। सरदार ने हर लफ्ज़ पे जोर देकर कहा था, इस कहानी का सबसे बड़ा विक्टिम मैं हूँ और मुझसे ज़्यादा इस कहानी को कोई नहीं समझ सकता। वो बेजारी से कहकर मोबाइल कान से लगाए दूसरी जानिब जाती घंटी सुने गया। कॉल अटेंड हो गई थी। उसने छूटते ही सवाल किया, जादू उसकी मंशा नहीं मजबूरी थी, इस बात का मतलब क्या हुआ? अपने बेड पे आड़े तिरछे सोए पड़े हसन ने मुश्किल आंखें खोल रखी थी। मेरा बाप हैरी पॉटर के सेक्वल का डायरेक्टर नहीं था। बंद करो फ़ोन। वो नींद में बुड़बड़ाया। ए बको मत, टॉपर हो तुम, इतने जीनियस हो, इतनी सी बात का पता नहीं? उसने घर का था। तुम भी तो खुद को जूनियर न्यूटन कहलवाते हो। बातें ऐसी करते हो कि अरस्तु सदमे से मर जाए। खुद हल क्यों नहीं कर लेते? वैसे हाले से पूछ। टू 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 इस आवाज़ के साथ कॉल कट गई। साल में 4 सप्लियाँ लाती है उसकी बहन, उससे पूछ लो। वो जलकर बोला। अब उसकी उंगलियां कोई और नंबर डायल कर रही थी। घंटी बजी और कॉल पिक कर ली गई। जादू उसकी मंशा नहीं मजबूरी थी, इस बात का क्या मतलब हुआ? बेजार लहजा। अस्पताल के बेड पे लेटे हारून शाहिद की आंखों में तजा था। मदर गोथल मेरी माँ थी ना, और इल्सा मेरी बीवी। मुझे क्या पता ये क्या बकवास है? हाले से पूछ। उमर ने एक बार फिर ज़ोर से बटन दबाकर कॉल काटी। उसके चेहरे पे बरहमी और बेजारी वाज़ेह थी। एक इल्म वाले के लिए ये निरी मौत थी कि उससे कोई सवाल ना हल हो पा रहा। उसने अपनी चीज़ें उठाई और दरवाज़ा ज़ोर से बंद करता बाहर निकल गया। लैला और सरदार उसको जाते हुए देखते रहे। शायद उमर हयात भूल गया था कि हर इंसान का इल्म मुख्तलिफ होता है। अगर रियाजी के तालिब इल्म से उर्दू अदब का सवाल पूछोगे तो ये निरी ज़्यादती थी। शायद वो खुद से और लोगों से गलत वक्त पे गलत सवाल पूछ रहा था, लेकिन फिर सही इंसान कौन था? अस्पताल का प्राइवेट वार्ड उस वक्त एक अजीब सी मनहूसियत में डूबा था। बाहर फैली स्याह रात के बरक्स अंदर सफ़ेद उजली रोशनियां फैली थी। खिड़की के पर्दे हटे हुए थे और सारा शहर वहाँ से साफ नज़र आता था। कराची शहर दिन के उजाले में जितना भी शोर करता, गंदगी से भरा हुआ नज़र आता, लेकिन जिससे कराची की खूबसूरती देखनी थी और रात के अंधेरे में उस शहर के उजाले देखे, आंखों को खैरा और अंदर के अंधेरों को मिटाते उजाले। खिड़की के पास एक सुनहरी आंखों वाला मर्द खड़ा था। उसके अकब में बेड पे तकियों के सहारे बैठी हुई उसकी बहन भी थी। आप चाहते हैं मैं एक बार फिर जिल्लत झेलूं? आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं भाई? वो यासिया से कह रही थी। उसकी सब्ज़ आंखें अंदर को धसी हुई मालूम होती थी, बाल बेजान, खुश्क और चेहरा खंडर। मर्द ने मुड़कर नहीं देखा। वो उसी तरह रोशनियों पे नज़रें जमाए खड़ा रहा। मैं तुम्हें ज़िल्लत से बचा रहा हूँ नीरू, तुम्हें भी और अपनी मरी हुई माँ को भी। तुम आज़ाद हो, चाहे इस रिश्ते के लिए इनकार कर दो, लेकिन ये ज़िल्लत ढकी छुपी थी। आने वाली ज़िल्लत सारी दुनिया देखेगी। क्या फिर खुद से नज़र मिला सकोगी? उसकी आवाज़ ठंडी थी, बेलचक, बेतासुर। पीछे बैठी सब्ज़ आंखों वाली लड़की की आंखों से आंसू बहना शुरू हो गए। उसकी हिचकियाँ सारे कमरे में गूंज रही थी। मैं क्या करूँ भाई, कहाँ जाऊँ? मेरे पास अब कुछ नहीं है, फैसले का कोई इख्तियार नहीं है, जाने को कोई जगह नहीं है, मुँह छुपाने को कोई कपड़ा तक नहीं है। मेरे नसीब में ऐसी ज़िल्लत क्यों है? वो अब बुलंद आवाज़ में चीखने लगी थी। उसके भाई ने गोया कान लपेट लिया, आंखें बंद कर लीं। उसने वाकई आंखें बंद कर रखी थी। वो अपनी बहन की बात सुन रहा था या नहीं, लेकिन उसके लब बेआवाज़ हिल रहे थे। अल्लाह उन्हें गारत करे।
आप मेरे साथ जुल्म कर रहे हैं, याकूत ने मेरे साथ जुल्म किया, उसको जान से मार दें। अगर ज़रा भी गैरत है तो उसको मार दें या फिर मुझे मार दें, लेकिन मेरी उससे शादी ना करवाइए, ये जुल्म है, खुदा के लिए ये मत करें भाई। वो बुरी तरह रोते हुए हिचकियों के दरमियान कह रही थी, अल्लाह उन्हें गारत करे। वो फिर से बुड़बुड़ाया, मैं ये शादी नहीं करूँगी, मैं खुद को मार डालूँगी, मैं सारी दुनिया को आग लगा दूँगी। ये कैसे लोग हैं, अल्लाह अल्लाह कैसे लोग हैं ये, मरी हुई औरतों को भी नहीं बख्शते। वह ज़हनी अंदाज में चिल्लाते हुए अपने बाल नोच रही थी, अपने चेहरे पे ज़ोर ज़ोर से थप्पड़ मार रही थी। नूह अब भी नहीं मुड़ा। वो किसी बर्फ़ के मुजस्मे की ताज़ा साकिन की तरह साकिन खड़ा रहा, आंखें बंद किए बुड़बुड़ाते हुए, अल्लाह उन्हें गारत करे। अब के वो उठी थी पागलों की तरह चिल्लाते हुए, उसने अपना सारा बिस्तर नोच डाला। मैं ये शादी नहीं करूँगी, मैं उसे कभी माफ़ नहीं करूँगी, मैं कभी भी माफ़ नहीं करूँगी। उस पर गोया जुनून सा तारी हो चुका था। उसने आज नूह का लाया हुआ खाना फ़र्श पे फेंक दिया, ट्रिप स्टैंड को ज़ोर से ज़मीन पे दे मारा, खुद फ़र्श पे ढह सी गई। अल्लाह उन्हें गारत करे। सरगोशी अब भी जारी थी, आंसू उसकी आंखों से भी बह रहे थे। आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते याकूत, मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकता, मैंने उससे मोहब्बत की थी, मैंने तो हमेशा उसका अच्छा चाहा, वो मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकता है। अब अपने हाथ ज़ोर ज़ोर से ज़मीन पर मार रही थी, अपने बालों को मुट्ठी में दबोचे। वो आज खुद को ख़त्म कर देना चाहती थी। उसने उसी जुनूनी अंदाज में फ़र्श पे गिरी, खाने की प्लेट उठाई और अपने सर पे दे मारी। पतला खून एक लकीर की मानिंद उसके सर से बहना शुरू हुआ और फिर भल भल फर्श पे गिरने लगा। नूह मुड़ा और अपनी सुर्ख आंखों से उस लड़की को देखा जिससे सबसे ज़्यादा मोहब्बत की थी, जिसे सबसे ज़्यादा चाहा था। वो उसके लिए बेटियों की तरह थी। वो फर्श पे बेदम होकर गिर पड़ी थी। वो छोटे छोटे कदम लेता हुआ आया और उसके पास बैठ गया, फिर झुक कर उसे अपने बाजुओं में उठाकर बेड तक लाया। वो खुद को छुड़वा रही थी, उसकी पूंछ पे थप्पड़ मार रही थी, लेकिन वो बस चुप था। उसके लब सरगोशी करना बंद कर चुके थे। नूह ने उसे बेड पे बिठाया, फिर उसी खामोशी के साथ उसे सीने से लगा लिया। अल्लाह उन्हें गारत करेगा, उसने तसल्ली दी, लेकिन वो नहीं सुन सकी। वो बेहोश हो चुकी थी। नूह ने उसे नरमी से वापस लिटा दिया, फिर ज़रा फासले पे रखे फर्स्ट एड बॉक्स को ले आया। अब वो उसके सर का ज़ख़म साफ कर रहा था और फिर से दोहराता जा रहा था, अल्लाह उन्हें गारत करे। बाहर फैली तारीक रात आज पहले से ज़्यादा तारीक लगी थी। फजर की अज़ानें बासी हो चुकी थी। सूरज ढका छुपा सा कहीं से नज़र आ जाता था। अपना मुकम्मल दीदार फ़िलहाल उसने ममनू करार दे रखा था। ऐसे में उमर हयात के बंगले की छत पे आओ तो हाले सुल्तान गुलाबी ढीले ढाले कुर्ते शलवार में मलबूस, बालों को खुला छोड़े अपने आगे मिट्टी के बड़े बड़े बर्तन रखे बैठी थी। यूँ गोया थाल नुमा प्लेट हो, कोई भूरे बाल शानों से ढलक ढलक कर आगे को गिर रहे थे। उसके आगे 5 बड़ी बड़ी मिट्टी की प्लेटें रखी थी, साथ एक बड़े से बर्तन में अनाज के दाने और टूटा चावल। वो चावल जिनके दाने आम चावल के दाने के मुकाबले छोटे और भुरभुरे से, ये छोटे छोटे परिंदों के लिए बेहतरीन ग़िज़ा थी। दफ़तन उसे अपने अकब में किसी के कदमों की आहट महसूस हुई। उसने गर्दन मोड़कर देखा, उसके सामने वही था, स्याह आंखों वाला मर्द। उसकी आंखें सुर्ख थी, वो सुरमई ट्रैकिंग सूट में मलबूस। वो शायद जॉगिंग के लिए जाने वाला था। उसकी तैयारी से यही लगता था। ये सुबह सुबह किसकी खिदमत हो रही हैं, वो कहता हुआ आ गया और पंजों के बल उसके करीब बैठा। परिंदों की। मेरे घर में हमेशा मैं और हसन ऐसे परिंदों में बर्तनों में पानी और अनाज रखते थे। वो चेहरा प्लेट पे झुकाए कह रही थी, हमेशा हमारा मुकाबला होता था कि किसकी प्लेट से जल्दी ख़त्म हो जाती है। किसकी? हसन की। उसकी प्लेट हमेशा जल्दी खाली हो जाया करती थी और उसको बाबा से इनाम मिलता था। मेरे और हसन के दरमियान मुकाबला रहता था कि कौन ज़्यादा नेकी करता है। वो बोलते हुए प्लेट हाथ में लिए उठी और दीवार की जानिब बढ़ गई। हर हफ्ते बाबा हमारे साथ बैठते थे और हमारी नेकियां काउंट होती थी और जो जीत जाता था उसे इनाम मिलता था। उसने प्लेट मुंडेर पे रख दी। उमर ने दूसरी प्लेट उठाई और उसके अकब में जाकर खड़ा हुआ। आप झूठ बोलती थी ताकि हसन जीत जाए और उसे इनाम मिले। वो प्लेट को मुंडेर पे रखते हुए बोला। एक पल को हाले रुक सी गई। तुम्हें कैसे पता? उसने कंधे उचकाए। मुझे सब पता होता है। वो दोनों एक साथ चलते हुए वापस आए। उमर ने झुककर 2 प्लेट्स उठाई, एक हाले के हाथ में दी। हाँ, मैं जानकर हार जाती थी। हसन को जीतते हुए देखना अच्छा लगता था। मुझे बहुत खुश होता था वो। मुझे हसन मेरा भाई कम बेटा ज़्यादा लगता है और मुझे साला कम अजाब ज़्यादा लगता है। वो तरकी बोला तो हाले हंस पड़ी। उन दोनों ने मज़ीद 2 प्लेट्स भी मुंडेर पर रख दी। धूप और गर्मी के मारे परिंदों के लिए ये कोई नेमत ही थी। वैसे आप गलत कर रही हैं। इन परिंदों को कम्फर्ट्स का आदी बना देंगी। अल्लाह ने इनको पर दिए हैं, आंखें दी हैं, अपना खाना खुद ढूंढ सकते हैं।
उसने एतराज़ किया था। हाले वापस मुड़ गई, पानी के बड़े बड़े प्याले उठाए और दोबारा उसकी तरफ आने लगी। वो उसे अपने करीब आते देखता रहा। तुम्हारे पास पैर हैं तो पैदल सफ़र क्यों नहीं करते? उसने प्याला मुंडेर पर रखा। तुम्हारे पास 1000 ऐसी चीज़ें हैं जो तुम्हें कम्फर्ट्स देती हैं और तुम्हारे लिए ज़्यादा हैं, फिर तुम क्यों उन्हें अपने पास रखे हुए हो? वो बाजू सीने पर बांधे उसके सामने खड़ी थी। उमर गौर से उसे सुन रहा था। उसने कई बार हेवन की छत पर मिराज सुल्तान को इसी तरह पानी के प्याले और दाना रखते हुए देखा था, लेकिन सवाल नहीं कर पाया था। हाले कह रही थी, किसी को कोई कंफर्ट देते हुए या उसके लिए कोई सहूलत पैदा करते हुए ये मत सोचो कि वो डिज़र्व करता भी है या नहीं। सवाब और नेकी भी कोई चीज़ होती है। अल्लाह के लिए किए गए कामों के अजर वो खुद देता है। हम क्यों सोच सोच कर खुद को हल्कान करें? बाबा कहते थे परिंदों की दुआओं में बहुत असर होता है। मैं तो बस दुआओं के लिए कर रही हूँ। उमर ने दीवार से टेक लगा ली और मुस्कुराया। हाले उसको देखकर मुस्कुराई। प्यारा लग रहा हो ना? वो मुस्कुराते हुए पूछ रहा था। सहर लग रहे हो। वो भी उसकी की तरह मुस्कुराती रही। आसमान पे उतरते परिंदों के गौल और सुबह की बहती हुई हवा दिलचस्पी से उनको देखती रही। कोई वक्त था जब आपको मेरी आवाज़ पसंद नहीं थी और मेरा चेहरा बुरा लगता था। वो वक्त बुरा था, वरना तुम्हारी आवाज़ ने तो आधी रात में भी मेरे कदम जकड़ दिए थे। एक पल को वक्त थम गया। शहर की सारी आवाज़ें थम गई। उमर को लगा कि उसका दिल भी थम गया। हाले उसे देखती रही, एक टिक पलक झपके बगैर। ये सुरमई सूट इतना क्यों पसंद है तुम्हें? हर सुबह यही पहन लेते हो। उसने पिछली बात का असर ज़ाहिर करना चाहा। इसमें मैं ज़्यादा गोरा लगता हूँ इसलिए। वो मुस्कुराहट दबाकर बोला। पार्क में आने वाली लड़कियों की नज़र मुझ पे ठहर ही जाती है। सहर लग रहे हो। वो उसकी बातों के जवाब में बस यही बोली। हेवन चलेंगे मेरे साथ? उसकी अचानक पेशकश पे यकदम हाले सीधी खड़ी हुई, गर्दन में गिल्टी सी उभर कर मासूम हुई। मेरा पेपर है। साफ जाहिर था वो उसे टाल रही थी। मैं पेपर से पहले घर ले आऊँगा। हाले ने चंद सानिया उसको देखा। वो बस संजीदगी से उसे देख रहा था। तुम क्यों हो ऐसे? कैसा? वो अब भी संजीदा था। मेरे अजीज़, मेरे लोग सब मुझे कहते हैं कोई हाले को ना नहीं कह सकता, लेकिन एक हाले है जो तुम्हें ना नहीं कह सकती। मुझे तुमसे डर लगने लगा है। तुम मुझे हिप्नोटाइज़ कर रहे हो। वो झुरझुरी लेकर सादगी से कहती आगे बढ़ गई। उमर वहीं खड़ा रहा, साकित चल। उसकी आंखों की पुतलियों की हरकत साकित हो गई थी। दिल रुक रुक कर चल रहा था। कानों में कोई आवाज़ थी जो गूंज रही थी। मैं उसके सामने बेबस हो जाता हूँ अम्मा। वो मुझे हिप्नोटाइज़ कर देती है। उस पल उस सारे शहर में बस दिल के धड़कने की आवाज़ आती थी। 4 साल कबल उसकी पढ़ाई को मुकम्मल हुए 2 साल का अरसा गुजर चुका था। वो CSS का इम्तिहान देना चाहता था, लेकिन अपनी PhD की वजह से ना दे सका। 2 माह पहले उसने PhD मुकम्मल कर ली थी और अब वो मुकम्मल तौर पे खुद को CSS के इम्तिहान के लिए तैयार कर रहा था। वो उमर हयात था, टॉपर, जीनियस, और ऑक्सफोर्ड में वो इस इम्तिहान को पहली ही दफ़ा पास कर लेना चाहता था। अस्पताल वाले वाक़ये को आज कोई 8-9 माह बीत चुके थे, लेकिन वो याद उसके जहन से कभी महव नहीं हो सकी थी। वो आधा दिन हेवन में काम करता और बाकी का आधा दिन मुख्तलिफ़ कोचिंग्स और लाइब्रेरीज़ में जाता रहता था। उस वक्त भी वो एक लाइब्रेरी में बैठा था। लंबी मेज़ पे कतार में कुर्सियाँ लगी थी। उन कुर्सियों पे बैठे लोग मेज़ पे कूनियाँ रख के किताब पे सर झुकाए मुतालिए में गर्क नज़र आते थे। दफ़तन उसे अपने आगे वाली कुर्सी पे कोई बैठता हुआ महसूस हुआ। उसने भला इरादा नज़र उठाकर देखा और फिर नज़र फेर नहीं सका। सामने स्याह आंखों वाली लड़की थी, गुलाबी रंग के सादा लिबास में मलबूस। उसकी रंगत दमक रही थी। उसके बाल स्याह थे, चमकदार। घने सर्दी की वजह से उसकी नाक सुर्ख हो रही थी, लेकिन उन सबसे ज़्यादा जिस चीज़ ने उसकी तवज्जो घेरी थी वो उसकी आंखें थी। उमर को लगा ये उसकी अपनी आंखें थी। उन दोनों के बीच लंबी मेज़ हायल थी, लेकिन उन दोनों के दरमियान बहुत कुछ हायल था, लेकिन वो उस मेज़ की तरह नज़र नहीं आता था। वो एकटिक पलक झपके बगैर उसको देखे गया। खुद पे नज़रों का इर्तिकाज़ महसूस करते हाले ने आंखें उठाकर उसको देखा। एक पल, बस एक पल के लिए उन दोनों की एक जैसी आंखों ने एक दूसरे को देखा और उमर हयात सांस नहीं ले सका। वो अपनी किताब उठाए चली गई। शायद वो किताब लेने ही आई थी, लेकिन अपने पीछे बैठे उस शख्स को एक रोक दे गई थी। ये उनकी तीसरी मुलाकात थी और आज उमर हयात की नज़रों में इश्क था। उसके जाते ही बेख्तियार उसे अपना दिल डूबता महसूस हुआ। सांस बंद होने लगी। ये क्या था? ओह खुदाया, ये क्या था? वो अगले कई लम्हात तक बस उस दाखिली दरवाजे को देखता रहा। उसका दिल शिद्दत से चाह रहा था कि काश आज उस लाइब्रेरी के दाखिली दरवाजे बंद कर दिए जाए। काश वो थोड़ी देर यहाँ मज़ीद बैठ सकती, लेकिन वो ऐसा क्यों चाह रहा था?
उस लम्हे उसे एक नज़र ने बहुत कुछ तब्दील कर दिया था। उमर हयात बदल गया था। वो रोज़ाना लाइब्रेरी आने लगा था। वो उसी मेज़ पर बैठकर उसका गायबाना इंतज़ार करने लगा था। उसने हाल की रूटीन देख ली थी। अब वो घंटों उसकी यूनिवर्सिटी के बाहर खड़ा रहता और जब छुट्टी के वक्त वो अपने कज़न के साथ आती तो बस उसकी एक झलक उमर के लिए काफ़ी हो जाती। कभी वो किसी कैफ़े, किसी रेस्टोरेंट में बेवजह बैठा उसे देखता रहता। वो सुबह जॉगिंग करने जाती तो उस धुंध में, अटी सुबह में उसे हाले का चेहरा साफ नज़र आता था, हर धुन से पाक, हर तरह से हसीन और सुकून देने वाला। वो किसी टीनेजर लड़के की तरह बन गया था। बगैर कुछ कहे खामोशी से उसे देखते रहने की खातिर वो अपना वक्त, पढ़ाई, हेवन सब भूल गया था। कुछ याद था तो हाले कोई आवाज़ सुनाई देती थी तो उसकी। ऐसे में एक रात जब वह हेवन के गार्डन में मिराज सुल्तान के साथ बैठा था तब उन्होंने उससे सवाल किया था, तुम आजकल गायब दिमाग रहते हो, कोचिंग जाते हो लेकिन पढ़ते नहीं, खाना पीना सोना जागना, तुम्हारी सारी रूटीन बदल गई है, क्या किसी लड़की का चक्कर है? उनके संजीदगी से पूछने पे एक पल को वो गड़बड़ाया और फिर नज़र फेर ली। ये वो वक्त था जब उमर ने उनकी आंखों में देखकर बात करना छोड़ दिया था। उसे खदशा था कि वो सब जान लेंगे। उन्हीं दिनों उसके इम्तिहान की तारीख आ गई लेकिन उसकी रूटीन न बदल सकी। वो सुबह में उसे देखने यूनिवर्सिटी जाता और फिर शाम में किसी कैफ़े, किसी शूटिंग क्लब, किसी रेस्टोरेंट। वो बस उसे देखते रहना चाहता था, बगैर दिक्कत के, बगैर थके। इम्तिहान हुआ और फिर रिज़ल्ट आया लेकिन फिर एक झटका था जो उमर हयात को लगा था। उमर हयात ज़िंदगी में पहली बार फ़ेल हो गया था और बहुत बुरी तरह फ़ेल। वो आज भी मिराज सुल्तान के सामने था, उनके ऑफिस में चक्कर काटता हुआ, बेयकीन, शॉक्ड और थोड़ा सा हर्ट भी। आई कांट बिलीव इट, आई जस्ट कांट। वो उनके सामने बेयकीनी से चक्कर काटते हुए कह रहा था, मैं फेल नहीं हो सकता, मैं सबको सू करूँगा, एक एक को देख लूँगा, मेरे साथ ज़्यादती हुई है, मैं कैसे फ़ेल होगा? मिराज संजीदगी से उसे देख रहा था। मैं फ़ेल नहीं हो सकता, मैं कभी कभी सारी ज़िंदगी फ़ेल नहीं हुआ। मैंने हमेशा टॉप किया, मैंने पीएचडी में टॉप किया है, मैं इस मुल्क के ज़हीन तरीन लोगों में से हूँ, मैं फ़ेल कैसे हो सकता हूँ? कैन यू बिलीव इट? वो चक्कर काटते हुए वो एक लम्हे को रुक गया था। कौन है वो लड़की? मिराज सुल्तान के सवाल पे वो शशतर रह गया। अल्फाज मुंह में रह गए। उसके चेहरे पे जैसे किसी ने बेलचा दे मारा हो। वो शल रह गया। मिराज अपनी जगह से उठकर आए, उसके सामने आकर खड़े हुए। तुम आज तक फेल नहीं हुए क्योंकि तुम्हारे लिए तुमसे ज़्यादा ज़रूरी कोई नहीं रहा। अब कोई है जो तुम्हारे लिए तुमसे ज़्यादा ज़रूरी है। एंड प्लीज़ डोंट यू डेयर टू कॉल इट लव, इट ऑब्सेशन, इट्स ऑब्सेशन। यू आर ऑब्सेस्ड और इनसिक्योर। कोई है जिसको के खो जाने का तुम्हें डर है, जो तुम्हारा जुनून बन गई है। क्या कोई है? उनकी नज़रें स्कैन कर रही थी। उमर ने शिकस्तगी से सर झुका दिया। काफ़ी देर तक उसके हलक से कोई आवाज़ न निकली। काफ़ी देर बाद वो बोला, उसके हलक से फंसी हुई आवाज़ निकली, मुझे नहीं पता ये मोहब्बत है या क्या, लेकिन अगर मैं उसे नहीं देखूंगा तो सांस नहीं ले सकूंगा। वो कहना यही चाहता था लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, कहकर बात ख़त्म कर दी। मिराज सुल्तान ने ज़्यादा कुरेदा ने उन्होंने उसका कंधा थपका। कोई बात नहीं की, चलो डिनर सोक करते हैं। वो बड़े आराम से उसे पेशकश कर रहे थे। उमर ने नासमझी से उन्हें देखा। इट्स माई डॉटर थिंग, चलो बताता हूँ। वो उसे अपने साथ लिए आगे बढ़ गए। अगले 1 घंटे में वो एक रेस्टोरेंट में बैठे थे। उनके सामने खाना रखा था जिसे अभी तक उन दोनों ने छुआ भी नहीं था। मिराज सुल्तान ने चंद पल उससे देखा, फिर कहना शुरू किया था, देखो उमर, हारना बुरा नहीं होता, हारने के बाद की मायूसी बुरी होती है। गिरना बुरा नहीं होता, गिरने के बाद को उठने के काबिल ना समझना बुरा होता है। वो उसे समझा रहे थे। उमर बस लाइट को घूर रहा था। हर मंजर बेकार था, हर बात बेतासीर। वो उसे 2 दिनों से देख नहीं सका था। कोई उससे पूछता उसे क्या चाहिए, तुम फेल हुए, कोई बात नहीं, ज़िंदगी एक इम्तिहान के गिर्द नहीं घूमती, करने को अब भी बहुत कुछ है। दोबारा तैयारी करो और इम्तिहान दो, तुम्हारी क्रेडिबिलिटी होगी, तुम्हारा मकाम होगा तो उस लड़की का बाप मान ही जाएगा। उमर ने तकान से सर उठाया। मतलब वो उस लड़की का जिक्र नहीं भूल सकते? आह, क्या करे वो उनका। क्या वो लड़की मुझसे शादी कर लेगी? उसने थकी थकी आंखों से मिराज को देखा। कोई उमर को ना कर सकता है क्या? मैं उससे बहुत मोहब्बत करता हूँ जज साहब, उसने दिक्कत के साथ कहना चाहा। वो बहुत अहम है, बहुत ज़्यादा। मुझे उससे मोहब्बत है, अकीदत है, मैं उसके साथ जीना चाहता हूँ। वो हल्की आवाज़ में बोला, बेहद हल्की शिकस्ता आवाज़। कौन है वो? दूर कहीं शायद मिराज जानते थे वो कौन है। उन्होंने उमर को कई बार ऐसी जगहों पे देखा था जहाँ हाले जाती थी और उमर का वहाँ होना हैरान कुन था। वो बेटी के बाप थे, उमर की हौसला अफजाई कर सकते थे, रिश्ता नहीं डाल सकते थे। उमर ने कुछ कहने को लब खोले लेकिन उसी वक्त मिराज सुल्तान का फ़ोन बजा। कॉल अहम थी।
वो हेलो हेलो करते उठ गए। यही वक्त था जब उमर के ऐन अकब में किसी मेज़ पे दो लोग आकर बैठे, स्याह आंखों वाली लड़की और सुरमई आंखों वाला लड़का। वो लड़के से कुछ कह रही थी। उमर ने उसकी आवाज़ सुनकर आंखें मूंद ली। सुकून था जो अतराफ में फैल गया। मैंने फ़ैसला कर लिया था, वो उस लड़की के बगैर नहीं रह सकता। वो ज़रूरी थी, सांस लेने जितनी ज़रूरी। वो मिराज को सब सच बता देगा और फिर मोहब्बत करके करियर बना लेगा। उसके नाम से वहाज का नाम हटे या नहीं, लेकिन वो खुद को इस काबिल कर लेगा कि सुल्तान ख़ानदान उसे इस नाम के साथ कबूल करने पर मजबूर हो जाए। हाँ, वो यही करेगा। तुम मेहर की वजह से मुझसे क्यों लड़ रही हो? उन दोनों की बातों की आवाज़ यहाँ तक आती थी। मैं मेहर आपी की वजह से गुस्सा नहीं हूँ, मैं दादा पे गुस्सा हूँ, और उनसे भी ज़्यादा उस घटिया खबीस इंसान वहाज खान पे गुस्सा हूँ। कोई थप्पड़ था जो उमर हयात के दिल और चेहरे दोनों पे लगा था। वो अपनी जगह साकिन रह गया। दादा आपी से नफ़रत करते हैं क्योंकि उनके बाप ने पुप्पो के साथ अच्छा सलूक नहीं किया। मुझे जितनी नफ़रत उस फहाद से है, उतनी आज तक किसी से नहीं हो सकी। वो मेरे सामने आए तो मैं उसे अपने हाथों से मार दूँ। उमर के दिल को जैसे किसी ने मुट्ठी में पकड़ कर दबाया, इतना ज़ोर से कि खून रसने लगा। ख्वाब टूटकर किरची किरची हुए। दिल बहुत बुरी तरह टूटा था। हाले कहे जा रही थी, फुप्पो ने उनको मोहब्बत दी, औलाद दी, पैसा दिया, लेकिन वो घटिया इंसान घटिया ही रहा। सही कहती थी पुप्पो, सांपों के बल से सांप ही निकलते हैं। मेरा बस चले तो उसके सारे ख़ानदान को मार दूँ, जान ले लूँगी सबकी। घटिया लालची इंसान। वो हाले को देख नहीं सकता था, लेकिन उसे हकारत महसूस हुई। उसे लगा उसके मुंह पे थूका गया था। वो लट्ठे की मानित सफ़ेद चेहरा लिए उठा। उसने दाएं बाएं कहीं नहीं देखा। उसे अपना सांस रुकता महसूस हो रहा था। दिल बंद हो रहा था। ऐसी अजियत पहले कब हुई थी? वो चाहे जम से धुल कर आ जाता, लेकिन वो वहाज खान का बेटा रहता, और वहाज खान के बेटे के लिए सुल्तान के दिल में नफ़रत ही थी। उसका दिल बुरी तरह टूटा था और उसे लगा था वो उसे जोड़ नहीं सकेगा। वो सफ़ेद पड़ता चेहरा और टूटा दिल लिए वहाँ से निकल गया था। और ये थी इसकी आज की एपिसोड। होपफुली कि आप लोगों को पसंद आई होगी। और मुझे अब मिक्सअप हो रही है स्टोरीज़, क्योंकि मैं 3 एपिसोड एक साथ रिकॉर्ड कर चुकी हूँ, तो अब मुझे याद नहीं आ रहा पहले कौन सा मैंने पढ़ा है नॉवल। खैर, अभी मुझे जो चीज़ एक याद आ रही है वो ये है कि वो उसको एक पहेली मिली है। वो जिससे उसको पूछना चाहिए वो उससे पूछ नहीं रहा। ज़रूरी नहीं है कि हर इंसान एक चीज़ में अच्छा हो। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें वो अच्छा हो सकता है। मतलब पढ़ाई के मामले में अगर कहूँ तो मैं पढ़ाई में खुद को ऐसे कहती हूँ कि मैं एवरेज से थोड़ा ऊपर हूँ। मतलब मैं टॉपर नहीं हूँ, लेकिन मैं एवरेज भी नहीं हूँ, मतलब मैं लो भी नहीं हूँ। मैं हमेशा एवरेज से थोड़ा सा ऊपर रही हूँ, ठीक है। और इसके अलावा मुझे चीज़ें वैसे याद नहीं रहती, मुझे जल्दी सबक याद नहीं होते, लेकिन फिर भी मैं बहुत मुश्किल से बहुत ज़्यादा पढ़ती थी मैं, लेकिन वो तब की बात थी। लेकिन अब मैं बस नॉर्मली पढ़ती थी। बस मैं अच्छे मेरे आ जाते थे ग्रेड्स, बस इतना मेरे लिए काफ़ी होता था। मैंने ज़्यादा टॉप करने की, हाई ग्रेड्स लेने की कभी कोशिश नहीं की, और ना ही मैंने इतना कभी सर पर सवार किया। एमफिल में तो मैंने बिल्कुल भी सर पर सवार नहीं किया। बीएस में तो मैं फिर भी स्टार्टिंग में थोड़ा बहुत कर लेती थी, और दरम्यान में तो मैं इतनी मेहनत करके तैयारी करती थी। एट द एंड क्या होता था कि मेरा वो अच्छा ही नहीं होता था। वो पेपर बहुत बुरा होता था। टीचर बिल्कुल अलग देते थे, जो मैं याद करती थी वो नहीं होता था। ये तो खैर बहुत सारे लोगों के साथ होता है। ये सिर्फ वही होता है उनके साथ अच्छा होता है जो टॉपर होते हैं, उन्हीं की किस्मत में होता होगा। लेकिन खैर, मैं अब इन चीज़ों से, वो एक होता है ना कि बंदा निकल चुका है। मुझे लगता है कि पढ़ाई अब इतना भी इम्पोर्टेंट पार्ट नहीं थी। अगर मैं इसकी जगह पर इन 6 सालों में पढ़ने के साथ मैं कोई स्किल्स का काम करती, या मैं कोई डिफरेंट कोर्सेज़ कर लेती, तो मुझे शायद उसका बेनिफिट होता। लेकिन खैर, जो चीज़ आपकी किस्मत में होती है वो आपको करनी ही पड़ती है। और मैंने 2 साल एमफिल भी किया। मुझे एमफिल करने का वो थोड़ा सा होता है कि मुझे एमफिल नहीं करना चाहिए, तो उसकी जगह पर मुझे कॉस्ट्यूम डिज़ाइनिंग या फैशन डिज़ाइनिंग समथिंग कुछ कोर्स कर लेना चाहिए था, उसका डिप्लोमा करना चाहिए था। लेकिन खैर, वो मैं अब इन फ्यूचर करूँगी। ओहो, बात कहाँ से कहाँ निकल जाती है। खैर, तो मैं कह रही थी कि हर इंसान एक चीज़ में अच्छा नहीं होता। कुछ चीज़ों की डिफरेंट स्किल्स होती है जिसमें वो अच्छा होता है। मुझे लगता है कि मैं स्किल्ड बेस्ड काम में अच्छी हूँ, तो इसी तरह उसको उससे पूछना चाहिए, ना कि वो डिफरेंट लोगों से पूछ रहा है। वो कह रहा है कि उसकी सपनियाँ आती हैं, वो कहाँ बताता होगा। खैर, वो तो राइटर ने भी हमें हिंट दे दिया कि वो गलत जगह पर सर खपा रहा है। और इसके अलावा कितना बदतमीज़ है ये शम्स। कुछ लोग कितने यार
पे ही सोते हैं, ठीक है। उनको अंदर कोई हिस्स ही नहीं होती यार। और वो भी उनमें से शम्स सुल्तान भी उनमें से एक है। और वो कितना ढिठाई से उसको कह रहा है कि हाँ मैं सबको बता दूंगा कि तुमने मेरे भाई का कत्ल किया, तुम्हारी वजह से उसका कत्ल हुआ है, तौबा। और फरवा को तो अब पता चलेगा। फरवा को तो वाकई समझ आ रही है, बेचारी नगीन। मुझे लगता है उसने उसको बता दिया था कि फरवा ने इस तरह से किया यूज़। हसीना का बहुत ही कम लेवल का करैक्टर, मतलब उसका कोई स्ट्रॉन्ग है ही नहीं। शुरू में उसके बारे में बहुत सारी बातें कही गई थी, अब तो उसका कोई ज़िक्र ही नहीं होता। उसका क्या इस सारे केस में ताल्लुक़ है, वो कैसा सोचती है, वो किस फेज़ से गुज़र रही है, उसके बच्चे सफ़र कर रहे हैं, नज़र आ रहा है, लेकिन उसके बारे में तो कोई ज़िक्र ही नहीं है। उसके बेटे को मारा गया, उसका कोई ज़िक्र नहीं है। उसके वो जो क्या कुत्ते को डेथ होती है, उसका कोई ज़िक्र नहीं है। कहीं से उसका ज़िक्र ही नहीं आ रहा। हसीना का मतलब कोई उसका ताल्लुक़ नहीं। कोई इतना सीधा भी नहीं होता यार, मतलब कुछ तो उसके बारे में बात होनी चाहिए ना, लेकिन राइटर ने उसको बिल्कुल एक साइड पर कर दिया। उसके बारे में कोई बात नहीं हो रही। और उधर से महरमा शी मैं क्या ही बोलूँ, वेरी वेरी टॉक्सिक बंदी, बहुत ज़्यादा बुरी है वो इंसान। और वो अब उनको अलग करने की कोशिश करेगी, लेकिन जिस तरह से इन दोनों के दरमियान ताल्लुक़ डेवलप हो रहा है, जिस तरह से इन दोनों की बॉन्डिंग बन रही है, मेरा नहीं ख्याल कि कभी ये अलग होंगे या इनका सच कोई सीन होगा। लेकिन खैर देखते हैं कि इनका क्या होता है, क्या सीन बनता है और क्या सारी चीज़ें होती हैं, क्योंकि अभी तक तो मेरा नहीं ख्याल कि ऐसा सच कोई सीन्स हैं। बाकी सब अच्छा ही जा रहा है। बाकी अब क्या आने वाला सीन होता है। हाँ, अब इनका सीन उसके माज़ी के बारे में बता रहे हैं कि वो उसके बारे में सोच रहा है, वो किस तरह से उसको प्यार करता है, पसंद करता है। वो बताने ही वाला होता है कि वो जान लेता है कि वहाज का ये सीन ऐसा सच ये वो। तो ये भी थोड़ा-सा है। और वो वाला सीन भी क्यूट था कि जब वो कहती है कि मुझे तुमसे डर लगने लग गया है, मैं तुम्हें ना नहीं कर पा रही। और फिर वो उससे वो कारोबार का वो पूछ रहे होते हैं, सास वाला सीन कि वो क्यों कमाती है। कमाने वाला हो यार, वो सीन दरम्यान में रह गया क्या? क्या मैंने सीन पढ़ा है? रुको ज़रा मैं देख लूँ। हाँ, सोर्स ऑफ इनकम से रिलेटेड था, ठीक है। तो यार मैं जब उसको पढ़ रही थी ना, तो मैंने सोचा था कि इस पर मैं बात ज़रूर करूँगी, क्योंकि आज के दौर में आपका इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़रूरी है। आपके पास सोर्स ऑफ इनकम होना बहुत ज़रूरी है। अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैंने ये नॉवेल्स वगैरह का पढ़ा था। मुझे ऐसा सच आइडिया नहीं था कि मुझे इससे कोई इनकम आएगी या मैं इसको अपना सोर्स ऑफ इनकम बना लूँगी। ये बहुत बात की बात है। पहले मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रही थी, मैं इंडिपेंडेंट होना चाह रही थी जब बाबा थे तब भी। लेकिन जैसे ही बाबा की डेथ हुई ना, तो मुझे लगा कि अब मैं किसी से पैसे नहीं माँग सकती। मैं अपने बहन भाइयों से नहीं माँग सकती। मुझे ये था कि मुझे वो कभी जता देंगे, मुझे वो कहेंगे कि हम तो तुम्हारे खर्चे उठाते रहें या हम तो ये करते रहें, ये मैं नहीं बर्दाश्त कर सकती। तो मैंने कहा नहीं, ये मैं नहीं कर सकती। शुरू में जो भी था, शुरू में मेरी फ़ीसेस जो बाकी दो रहती थी बीएस की, वो फिर बाबा के ही पैसे थे तब भी, तो वो मेरी बाबा के ही पैसों से दी गई। जो मेरे खर्चे हो रहे थे वो मेरे बहन भाई देते थे। दरम्यान में मैं उनसे माँगती थी मुझे ज़्यादा चाहिए, तो वो मुझसे पूछते थे कहाँ लगे। और बाबा जब पूछे ना तो इतना फ़ील नहीं होता था। बाबा को कह देती थी लग गए, अब क्या करें। लेकिन जब उन्होंने पूछा, मैंने कहा अब मैं क्या एक-एक पैसों का हिसाब दूँ, 50-50। और मैं खुद भी ऐसी बंदी थी कि मैं फ़िज़ूल खर्ची नहीं करती। मेरी अब भी वैसे आदत नहीं है, लेकिन अब तो मैं बहुत शाह खर्च हो गई हूँ। पहले की निस्बत से बहुत ज़्यादा शाह खर्च हो गई हूँ, क्योंकि मैं खुद कमाने लग गई थी। तो फिर जब जैसे मेरे फर्स्ट इनकम आई ना, उसके कुछ ही दिन बाद मतलब फर्स्ट इनकम आना शुरू हुई, फिर जब मैंने खुद काम करना शुरू किया, वो दिन है और आज का दिन। मैं अपने घर से पैसे नहीं लेती। मुझे 2 साल से ज़्यादा अरसा हो गया है, मैं अपने घर वालों से पैसे नहीं लेती। और मुझे अच्छा भी नहीं लगता। मैं अब खुद अपने सारे एक्सपेंसेस खुद करती हूँ। मैंने अपनी डिग्री खुद की और मैंने सारा कुछ किया। और मैंने अपने इतने टूर्स किए, मैंने अपनी मौजें उड़ाई, मैंने अपना आईफ़ोन लिया, मैंने अपना लैपटॉप लिया। मतलब ये चीज़ें बता इसलिए रही हूँ कि ऑफ़ कोर्स ये ज़्यादा कुछ लोगों के लिए इतनी अचीवमेंट नहीं होंगी, लेकिन ये मेरे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट्स हैं कि मैं इतना कुछ ले लिया, मैंने इतना कुछ कर लिया।
अपनी डिग्री के साथ साथ मैंने इसको सिर्फ पार्ट टाइम ही रखा, मैंने इसको फुल टाइम नहीं किया। आप लोगों ने फ़ील किया होगा कि मैंने इतने नॉवेल्स प्रोवाइड नहीं किए, बहुत सारे ऐसे नॉवेल्स थे जो मैं पढ़ सकती थी, आप लोगों को सुना सकती थी, मैंने वो नहीं किए। मैं सिर्फ आती थी, मैं ना अपने चैनल पर फोकस किया, ना मैं उसके थंबनेल को, एक होता है ना कि आप चीज़ों को विद द पैसेज ऑफ टाइम ग्रूम करते हो, मैंने नहीं किया। मैं अब जाकर मुझे रियलाइज़ हुआ कि यार ये इतना सारा काम, ये तो मैंने किया ही नहीं, मैंने अपने निगलेक्ट किया है अपने चैनल को। तो खैर ये एक अलग बात है, लेकिन आपका इंडिपेंडेंट होना आज के दौर में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और तब तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जब आप एक ऐसी सेल्फ़ रिस्पेक्ट वाली बंदी हैं, जब आपको अच्छा नहीं लगता कि कोई आपसे मांगे, कोई आपसे पूछे। मुझे तो बिल्कुल नहीं अच्छा लगता, मैं तो बिल्कुल भी, अच्छा मेरे, वो तो खैर बाद में बातें छोड़ो, इस बात को मैं कुछ कहने लगी थी, नहीं करते इस बात को। लेकिन खैर आप लोग अगर आज की तारीख़ में इंडिपेंडेंट हो जाते हो तो इससे बड़ी कोई नेमत नहीं है, ठीक है। तो बस मैं तो यही कहूँगी, और बाकी कुछ और नहीं है मेरे पास कहने को। आज का ये था रिव्यू आज की एपिसोड का। होपफुली कि आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। तो फिर मिलते हैं इसकी अगली एपिसोड में। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।